गुड मॉर्निंग। साउंड एक बार चेक कर लें। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटे एक बार साउंड और वीडियो चेक करें। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था जो कल क्लास में सॉल्व किया था कि प्रैक्टिस क्वेश्चन? यही वाला, ओके। एक मिनट रुको तो, हर चीज की इतनी जल्दी मत करो ना, मैं रुको ना जरा, अकाउंटेंट आदमी हो, पेशेंस। क्या हाल चाल है बेटे? ऑनलाइन सबके क्या हाल चाल है? जिंदा हो? ठीक है, शुरू करें फिर। Practice question number 2. From the following information, ascertain the cash balance of Mr. Bajaj as on 31st March 2021. डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है भैया, डेबिट बैलेंस दिया तो क्या दिक्कत है, अपन ने डेबिट बैलेंस ही लिख देने का। ओके, हाँ आओ तो इसके शायद सॉल्यूशन में, अच्छा इन्होंने नेगेटिव ले लिया है, ऐसा कर लिया, यही कह रहे हो ना? तो जो जो आइटम लेस होने चाहिए थे तुम्हारे हिसाब से ऐड होना चाहिए था, और जो आइटम यहाँ पर ऐड हुए तुम्हारे हिसाब से लेस होना चाहिए था। तुमने कैसे सॉल्व किया है? ऐसे सॉल्व किया है कि अपने हिसाब से सॉल्व किया है? अपने हिसाब से किया है, आंसर यही आया, बात खत्म, 5 नंबर पूरे, खेला खत्म। और कोई डिस्कशन बचता है इस पे? अब तुम अपने हिसाब से करो ना, कहानी खत्म करो। इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में दिया है तो हर बार क्या अपनी टेक्निक बदलते रहोगे? भाई ईमानदारी की बात है। सुनो, अभी तुमको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। जिस दिन तुम पहली बार सीए फाउंडेशन का पेपर दोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा ये सब चीजें। क्योंकि असल में होता यह है, मैंने इसके पहले ही बताया था, एक बार और याद दिला दूं। सिलेबस वही है, चैप्टर वही है, कंटेंट वही है, सब कुछ वही है, बस अगर डिफरेंस है तो लेवल का। सीए आपने जो 11th और 12th में पेपर दिए हैं, उसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता था वो ये हुआ करता था। अब जो सीए फाउंडेशन में क्वेश्चंस आएंगे उनका लेवल ये होगा। इतना ठीक? और रही बात आप ये कहते हैं कि सर हमने सजेस्टेड आंसर देखा था, बहुत अच्छी बात है, सजेस्टेड आंसर से क्रॉस चेक करा होगा तुम लोगों ने, किया होगा ना? सर वहां पर भी यही प्रेजेंटेशन दी हुई थी। कौन से ईयर में क्वेश्चन आया? ये जुलाई 2021 में, बराबर है? आगे चलूं? ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कब आया? नवंबर 2018 में आया। डेबिट बैलेंस इन्होंने ऐसे ही ले रखा है जैसे अपन ने काम किया था, अपन ने जैसे काम किया था वैसी प्रेजेंटेशन है ना यहाँ पर। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन में दिक्कत है, छोड़ देते हैं। ये वाला क्वेश्चन कब आया बेटा? दिसंबर 21 में। क्या था? कैश बुक वॉज अ बैलेंस ऑफ 4,45,000 ना। ठीक है, अभी हालांकि ये वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन प्रेजेंटेशन यहाँ पर भी ऐड और लेस वही वाला है, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कब आया है? मई 22 में आया है। इतना ठीक है? इसमें भी बेटे यहां पर कोई प्लस और कोई माइनस नहीं, प्रेजेंटेशन वैसे ही है, सेम प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया? नवंबर 22 में आया, बराबर है? नवंबर 22 में यहां पर क्या मिला? शोज 2,60,000 एज द बैलेंस ऑफ बैंक। ठीक है, ओके डन। प्रेजेंटेशन यहां पर भी वैसे ही है, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, जो बैलेंस है उसी को लिया, जो कायदे से प्लस होना चाहिए उसको प्लस कराओ, जो कायदे से माइनस होना चाहिए माइनस कराओ, कहानी खत्म। ठीक, तो अल्टीमेटली इतने क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन देने के बाद एक आध अगर कोई एक्सेप्शनल केस निकल जाता है तो इसको इग्नोर किया जा सकता है, यस और नो? काम खत्म, इग्नोर करो। और अगर तुमको डिटेल में जाना है तो और डिटेल में दिखाता हूं, चलो बेटे एक बार और डिटेल में देखना है। कहाँ है सीए फाउंडेशन? ये रहा सीए फाउंडेशन ICAI स्टडी मटेरियल BRS। ये लो बेटे, ये तुम्हारे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल स्टडी मटेरियल, ठीक है ना? कहाँ से चालू करना है? यहाँ से चालू करना है, ये लो। कोई तो क्वेश्चन दिखा दो, ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलो थोड़ा सा साफ सुथरा भी कर देता हूँ,
बहुत कचरा मचा रखा है सर आपने। मैंने कहा ये लो भाई, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000 दिया। जैसा काम करते वैसे ही काम कर रखा है इन्होंने, ऐड और लेस, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, इतना ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, पासबुक के हिसाब से बैलेंस है 1,50,000 का है, इसमें प्रेजेंटेशन सेम है, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, जैसा प्रेजेंटेशन होता है वैसी प्रेजेंटेशन कर रखा है इन्होंने। और आगे चलें, अगला है बेटे यहाँ पर, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ एन ए, द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस होना चाहिए, लिया कि इन्होंने नेगेटिव, जैसा चलता है वैसे ही किया इन्होंने, बाद में इन्होंने प्लस माइनस से करके और बता दिया, लेकिन एक भी सजेस्टेड आंसर के अंदर प्लस माइनस से प्रेजेंटेशन दिखा आपको। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, चलो आपका मई 2018 में पहली बार सीए फाउंडेशन का नया कोर्स लॉन्च हुआ, मैं मई 2018 से बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बेटे 1995 से। 1995 से लेके आज तक का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो आप, कहीं पर निगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट वाली प्रेजेंटेशन है ही नहीं, सीधा सीधा है बैलेंस ऑफ बैलेंस एज पर कैश बुक, कुछ आइटम प्लस होंगे कुछ आइटम माइनस होंगे, फाइनली क्या निकलेगा बैलेंस एज पर पासबुक। शुरू कर रहे हो बैलेंस एज पर पासबुक से तो कुछ आइटम प्लस होंगे कुछ आइटम माइनस होंगे, फाइनली क्या निकलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर तुमको जमाने भर की जितनी मेथड सीखनी है तो मैं तुमको सारी मेथड सिखा देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट और क्रेडिट वाली मेथड सीखनी है वो सिखा देता हूँ। एड और लेस मतलब कि ये जो करते हैं ना अपन, एक कॉलम बना दिया ऐड का, एक कॉलम बना दिया लेस का, ऐसा करते हैं ना जो अपन, ये मेथड सिखा देता हूँ। प्लस और माइनस वाली मेथड चाहिए तो ये भी सिखा देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितनी मेथड याद रख लोगे एग्जाम में? और इकलौता यही चैप्टर है कि तुम्हारे सिलेबस में एक यही सब्जेक्ट है कि तुमको जिसका पेपर देना है। पहला पेपर होगा अकाउंट, दूसरा पेपर कौन सा होगा? लॉ। इसके बाद इसके पहले कितनी बार पढ़ा लॉ? 11th में था क्या? होगा ना थोड़ा बहुत, एक आध चैप्टर नहीं था? कोरी किताब 12th में था? सत्ता साहब बराबर है। 9th-10th में तो होगा थोड़ा बहुत लॉ, कंज्यूमर एक्ट, ये नहीं था 9th और 10th में भी? डब्बा गोल। अब जिंदगी में पहली बार तुम लॉ का पेपर दोगे, ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव? आंसर लिखना पड़ेंगे। और बेटे अकाउंट पे तो फिर भी ऐसा है कि कॉन्सेप्ट समझ लो, कहानी खत्म। लॉ में तो बेटे याद करना सबसे पहले एक्ट का नाम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 यानी 1872 ऐसे ही था ना कुछ। नाम भी इतने खतरनाक कि ऐसा लगता है किसी ने न्यूक्लियर बम और एटम बम गिराया होगा सर पे। चलो वो भी याद कर ले आदमी कि हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरे थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद याद करो सेक्शन, ऑफर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में? 2A। एक्सेप्टेंस की? इसके बाद आएगा तुम्हारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसके बाद आएगा पार्टनरशिप एक्ट, उसके बाद आएगा कंपनी एक्ट, उसके बाद आएगा LLP। 5 एक्ट के नाम, उनका ईयर और उनके अंदर जितने सेक्शन है सब याद रह जाएंगे। अब तुम अकाउंट को भी याद करने बैठ जाओगे, वहां पर ऐसा हुआ तो ऐसा करूंगा, वैसा हुआ तो वैसा करूंगा, याद रह जाएगा। प्रैक्टिकल लिमिटेशन भी तो देखो तुम्हारी क्या है। और सीए फाउंडेशन अगर पास करना तो चारों सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा बॉस। देखो इंटर में एक एडवांटेज है, इंटर में क्या है, कितने सब्जेक्ट है तुम्हारे? 4। ग्रुप 1 के अंदर ही मान लेते हैं, ग्रुप 1 के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं? 4। उसमें पता है एडवांटेज क्या है? उसमें एडवांटेज ये है, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3। पेपर 1 में आए मान लेते हैं 30, फेल हो गए तुम, मतलब तुम्हारा दुश्मन जो भी सीए फाउंडेशन दे रहा होगा, ठीक है, तुम नहीं, तुम तो पास हो जाओगे, ठीक है। हाँ 30 मार्क्स है, निपट गए। पेपर 2 और पेपर 4 भी ले लेता हूं, चलो पेपर 2 में आए बेटे 40 मार्क्स, चलो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 40 मिल गए, पास तो हो गए। पेपर 3 में आए बेटे 60 मार्क्स, पेपर 4 में आए 50 मार्क्स, टोटल कितना बैठ रहा है तुम्हारा? 180 का टोटल बैठ रहा है। ग्रुप निकला कि नहीं निकला? नहीं निकला, क्यों? क्योंकि कम से कम कितने चाहिए? 200 चाहिए ना, 200। और उसमें बेटे चलो मान लेता हूं सर यहां पर ना हमारे यहां पर भी 60 हैं, यहां पर भी 60 हैं और यहां पर भी 60 हैं। अब टोटल बताओ। 210। ग्रुप निकल गया? नहीं निकला, एक सब्जेक्ट में निपट गए हो तुम। अगर एक सब्जेक्ट में भी निपटे, इंडिविजुअल में 40 भी कमाए, तो ग्रुप तो नहीं निकला तुम्हारा। एडवांटेज ये है कि इन तीनों में 60 आए हैं तो एग्जाम्पशन मिल गया। अगली बार जब पेपर देने जाओगे तो ये 3 पेपर तुमको नहीं देने पड़ेंगे, तुमको सिर्फ एक ही पेपर देना पड़ेगा जो तुम्हारा पास नहीं हुआ। समझ में आ गया? तो अगर किसी में भी 60 या 60 के ऊपर आ गए तो वो एग्जेम्प्टेड है अगले 3 अटेम्प्ट तक। अगले 3 अटेम्प्ट तक तुमको उसका पेपर नहीं देना है। तो इंटर में फिर भी एडवांटेज है,
सीए फाउंडेशन में कितने पेपर हैं? 1 2 3 4। चौथा पेपर का आएगा इकोनॉमिक्स का है, मान लेते हैं 75। तीसरा पेपर कौन सा है बताओ, कितने लिख दूं तुम्हारे हिसाब से? 70 80। अबे तुम क्या लो 85 लो, चलो डन। सेकंड पेपर कौन सा है? लॉ, वो मैं लिखूंगा। फर्स्ट पेपर कौन सा है? अकाउंट। कितने लिखना है बोलो? अबे 90 लो बे, तुम कहां लगाए? हाँ आगे चलते हैं। पेपर नंबर 2 35 हो गए पास। निकला सीए फाउंडेशन। अगली बार एग्जामिशन मिलेगा नहीं, चारों पेपर पूरे देने पड़ेंगे। सिर्फ एक ही पेपर देना पड़ेगा? नहीं, ग्रुप 2 के साथ में सिर्फ एक ही पेपर देना पड़ेगा। आप ग्रुप 2 के चारों पेपर दो और ग्रुप 1 का सिर्फ एक ही पेपर दो। आप जब अगली बार एग्जाम फॉर्म भरोगे ना, तो आपको एग्जामिशन की डिटेल भरनी पड़ती है कि मेरे को पिछले अटेम्प्ट में कौन कौन से, किस अटेम्प्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्जामिशन आया था, बराबर है? उतनी डिटेल डाल दो तो वो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए एग्जाम्प्टेड है। लेकिन ऐसे एग्जामिशन की कोई पॉसिबिलिटी तुमको सीए फाउंडेशन में दिखती है? सोचो ना बेटे, कवर किसने खोद दिया? अकेले सब्जेक्ट ने, किसने? लॉ ने। और ये गलत, मतलब कि ये अल्टरनेटिव, ये पिछला अटेम्प्ट जो हुआ था ना, उसमें यही हाल हुआ है स्टूडेंट का। बोलो तो कल ला के तुमको मार्कशीट दिखा दूंगा पूरी की पूरी। मैं कम से कम 125 150 बच्चों ने अपनी मार्कशीट शेयर करी थी एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद, और बड़ा ऑनेस्टली शेयर किया उन्होंने। जो लोगों का सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ उन्होंने भी बड़ी ऑनेस्टली शेयर करी, और जिनका क्लियर नहीं हुआ उन्होंने भी बड़ी ऑनेस्टली शेयर करी। तो कुल मिला के जितनी मार्कशीट आई थी उसमें से लगभग 40 या 45 स्टूडेंट नेगेटिव रिजल्ट वाले थे। 40 और 45 स्टूडेंट के नेगेटिव रिजल्ट में सबसे ज्यादा, सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन किसका था? लॉ का। 30 स्टूडेंट सिर्फ फेल हुए थे लॉ के कारण, 45 में से 10 स्टूडेंट फेल हुए थे मैथ्स के कारण, 40 से भी कम। और कम से कम बेटे उसके अंदर 12-13 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका जो टोटल था वो 225 का था, 225। मैथ्स में 33, लॉ में 37। मैं तुमको डरा नहीं रहा हूं, मैं एक रियलिटी बता रहा हूं कि पास डेटा क्या कहता है। और इन सब चीजों को अगर देख के चलूं मैं, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अकाउंट के सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि पहला पेपर तुम्हारा कौन सा होने वाला है? सबसे ज्यादा डर आदमी के अंदर कब होता है? पहले पेपर में। पहले पेपर देने के बाद तो अपन मट्ठर हो जाते हैं बेशरम टाइप के। ये हमारा कॉलेज है, ये हमारा रूम है, ये हमारी चेयर है, यहाँ बैठ के पेपर देना है। आदमी इतना यूज्ड टू हो जाता है सेकंड पेपर में। लेकिन सबसे ज्यादा डर कब होता है? पहले पेपर में। और पहली पेपर कौन सा आने वाला है? अकाउंट। और अकाउंट में भी अगर मैंने तुम्हारे दिमाग में दुनिया भर का कचरा भर दिया, तो सबसे पहले निपटेगा तो कौन सा पेपर निपटेगा? अकाउंट। और पहला पेपर अगर धोखे से निपट गया तो दूसरा पेपर देने का मन करता है क्या? आदमी तुरंत सरेंडर कर जाता है कि नहीं यार, अब तो पहला पेपर सत्यानाश हो ही गया, पास तो हमको होने ही नहीं है। मम्मा मेरे मन नहीं कर रहा, अगली बार पेपर दूंगा। हो गया कहानी। घर वाले ही बोलते ठीक है बेटे चल अगली बार दे देना। क्या बोलेंगे घर वाले अब? क्योंकि ये वाली रिक्वेस्ट देके तुम सबसे पहले किसके पास जाओगे? पापा के पास तो जाने से रहे, ठीक है ना? एक हाथ हवा में घूमता हुआ सनसनाता आएगा और कहाँ चिपकेगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये वाली रिक्वेस्ट सबसे पहले अपन किसके पास में रखते हैं? मम्मी के सामने। मम्मी का दिल तो बेटे ममता भरा है, उनको तो हाँ ही बोलना है, बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए बस, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं तुमको 4 तरीके से टेक्निक सिखा दूं, या 4 तरीके से, मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आज की डेट में मैंने ऑल ओवर इंडिया में इतनी जगह जाके पढ़ा लिया हूं कि कब किस समय कहां कैसा ट्रेंड चलता है मेरे को सब पता है। तुम्हारे साथ में तो फिर भी इतने डिस्कशन कर लेता हूं मैं क्वेश्चन के अंदर। मुंबई में जाते तो इतना डिस्कशन भी नहीं होता वहां पर। रिवीजन बैच वहां पे कैसी होती है? एक दिन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर खत्म, एक दिन में बीआरएस खत्म, एक दिन में ये खत्म, एक दिन में वो खत्म, एक दिन में पूरे चैप्टर निपटते रटपट 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 वहां पर। क्योंकि वहां का ट्रेंड ही ऐसा है, वहां के स्टूडेंट को मतलब ही नहीं है कॉन्सेप्ट से। 1 रुपए का धेले का कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट नहीं है उनको। सर कैसा करना है ये बताओ, बाकी हम रट लेंगे। उनका सीधा सीधा फंडा ही है बॉस, कैसा कैसा करना है ये बताओ, हम रट लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। और वही अगर नॉर्थ में पढ़ाने चले जाओ, नॉर्थ में सर क्या होता है वो तो बाद में बताना, क्यों होता है पहले ये समझाओ, इसके पीछे का बैकग्राउंड बताओ, इसके पीछे की हिस्ट्री बताओ, पूरा रीजन बताओ, पूरा लॉजिक बताओ, पूरा कॉन्सेप्ट बताओ, फिर हमको हमारे हाथ से नोट्स बनवाओ, उसके बाद में एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर करके दिखाओ। तो मुंबई में जब मैं पढ़ाने जाता हूं तो वहां पर अगर सीए फाउंडेशन की रेगुलर क्लास की बात करूं अकाउंट की, तो सीए फाउंडेशन की रेगुलर क्लास वहां पे अकाउंट की 80 घंटे में खत्म हो जाती है।
और 80 घंटे को कैसे देख के चलते हैं हम लोग, रोज 2 घंटे की क्लास, 40 दिन में कोर्स खत्म, रेगुलर कोर्स 40 दिन में खत्म हो जाता है वहां पर। अच्छा मेरे को बताया था कि सर सीए फाउंडेशन पढ़ाना है यहाँ पर, मैंने कहा कितने दिन में पढ़ाना है सर, मई के आखिरी तक चलने दो। मैंने कहा सर मजाक चल रहा है क्या, नहीं नहीं। अब बात तो समझ में आती है कि भाई अब यहाँ का जो ट्रेंड है यहाँ पे ऐसा है कि सर थोड़ा समझाओ जाओ, सब कॉन्सेप्ट साथ में लेके चलो, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर में नचा के बाहर निकाल दिया, ऐसा काम नहीं करना है यहाँ पर। और कभी दिल्ली में जाओगे ना तो रिवीजन क्लास का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पर। आप ये बोलो कि रिवीजन क्लास होगी, मैराथन होगा, वनडे होगा, ये होगा, हाँ कुछ नहीं चलता दिल्ली में। वहां दिल्ली में इसलिए नहीं चलता क्योंकि जो 80 घंटे की सीए फाउंडेशन की क्लास मुंबई में खत्म होती है, दिल्ली में खत्म होती है 180 घंटे में। वहां बराबर 180 घंटे पढ़ाना पड़ता है। 180 घंटे डिवाइडेड बाय 2, 90 दिन की क्लास चलेगी, सैटरडे संडे और मिला लो, यानी कुल मिला के 4 महीने का कोर्स होता है वहां पे सीए फाउंडेशन का। लेकिन वो जो 4 महीने में सीए फाउंडेशन पढ़ाते हैं उसको इतना इतना भयंकर तरीके से पढ़ाना पड़ता है जिसकी हद नहीं है। तो ऐसे अगर बोलोगे तो मेरे को सारी तरीके से पता है कहाँ किस एरिया में कैसे 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 पढ़ाया जाता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि तुमको अभी सीए फाउंडेशन का पेपर जून में देना है तुम्हारे पास नवंबर तक का समय। ये तो सर ने अभी रेगुलर क्लास चालू करी है, वही है ना अभी सीए फाउंडेशन की रेगुलर क्लास, पता है ना आप लोगों को? हाँ ठीक है। तो बेटे ये कमरे से उठ के बाजू वाले कमरे में बैठना है और तो कुछ नहीं करना। नवंबर तक में बढ़िया डिटेल में अपना डिस्कशन चलता रहेगा, 4 टाइप की टेक्निक, 4 टाइप की मेथड, फलाना इमका ढिमका सब होता रहेगा। लेकिन बेटे मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दिमाग में कचरा इकट्ठा करने का नहीं, फालतू का। जितने की जरूरत है उतना ही रखो अपने दिमाग में, और नहीं तो अभी कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे ही पेपर देने बैठोगे वैसे ही समझ में आ जाएगा, अरे यार अब इस कंडीशन में क्या करूं। क्योंकि एक तो पहली बात, पहला पेपर ऑलरेडी आदमी के अंदर पहली डर चल रहा है। दूसरा, क्वेश्चन पेपर अपने आप में तुमको डराने के लिए बहुत है। जो क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा, कम से कम 12 पेज का क्वेश्चन पेपर होगा तुम्हारे हाथ में। अब 12 पेज का ऐसी बुक जब तुम्हारे हाथ में आती है तो आदमी को तो पहले वेज देख के डर लगने लगता है कि बाप रे ये क्या दे दिया, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर। क्योंकि अब 11th-12th में जो क्वेश्चन पेपर आता था 2 पेज का, ज्यादा ज्यादा 3 पेज में क्वेश्चन पेपर खत्म। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आएगा तुम्हारा 12 पेज का, और जानबूझ के करते हैं इंस्टीट्यूट वाले, पता है। A4 पेपर का साइज इतना बड़ा होता है, होगा ना इतना बड़ा, वो जानबूझ के जो तुमको जो क्वेश्चन पेपर देंगे ना उसमें पेपर का साइज छोटा होगा। पहले तो पेपर का साइज छोटा कर दिया। अभी जो तुमको मैंने नोट्स दिए हैं उसमें फॉन्ट का साइज है 11, क्योंकि वो रीडेबल होता है। इंस्टीट्यूट का पेपर देने जाओगे तो उसमें फॉन्ट का साइज होगा 16। अब सोचो, एक तो पेपर का साइज छोटा कर दिया, फॉन्ट का साइज बड़ा कर दिया, तो जगह तो ज्यादा घेरेगा ही घेरेगा वो। अब जगह ज्यादा घेरेगा तो 4 पेज का पेपर तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो गया, 8 पेज में तो वैसे ही कन्वर्ट हो गया। पेपर कितने मार्क्स का आएगा, 120 नंबर का पेपर आएगा। तुमको तो 100 नंबर का सॉल्व करने का अलग बात है, लेकिन पेपर तो 120 नंबर का आने वाला है। 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा तो जो एडिशनल 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर है वो तो एक्स्ट्रा जगह घेरेगा। उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका साइज अननेसेसरी बड़ा कर दिया जाएगा। काम की इंफॉर्मेशन कुछ नहीं मिलेगी उसमें, सिर्फ 4 या 5 लाइन काम की होगी, बाकी लिखा होगा 2 पन्ने का खर्रा। और ऐसा खतरनाक क्वेश्चन लिखेगा तो आदमी पढ़ के बोलता है ये तो अपने हाथ से गया। और जबकि गौर से, ध्यान से, धीरे से अगर उस क्वेश्चन को पढ़ लो तो लगेगा कि अरे इससे इजी क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। इस तरीके से तुम्हारे साथ साइकोलॉजिकली अच्छा खासा खेलेंगे इंस्टीट्यूट वाले, और तबीयत से खेलेंगे तुम्हारे साथ। अब जिसने अपने आप को 3 घंटे संभाल लिया, ठीक है, वो जो जीता वही सिकंदर वाली कहानी हो जाएगी। और जिसने 3 घंटे के अंदर सरेंडर कर लिया, 10% स्टूडेंट सरेंडर करते हैं कब, जैसी पेपर हाथ में आता है तब, वजन देख के, अरे बाप रे। अब बचे कितने, 90%। 90% में स्टूडेंट सरेंडर कब करते हैं, जब शुरू के 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं ना, तब सरेंडर कर जाते हैं 15% स्टूडेंट। क्योंकि पहली बार जब अपन क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो अपने को बड़ी जल्दी होती है, जल्दी जल्दी पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं, एक्साइटमेंट होता है ना अपने अंदर, तो एक्साइटमेंट के चक्कर में जल्दी 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 क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पेपर को जल्दी पढ़ोगे तो जैसा तुम्हारे साथ में साइकोलॉजिकली खेलना है वैसा खेल गए, कहानी खत्म। ठीक, अब उसके बाद अब साइकोलॉजिकली भी कैसे खेलते हैं सोच के देखो। अगर तुम पिछला पेपर उठा के देखोगे तो एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया बस। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के चक्कर में उन्होंने क्वेश्चन इतना बड़ा डिजाइन करके रखा है, पूरे पन्ने भर में क्वेश्चन आया था वो। अब तुमको क्या लगेगा अंदर ही अंदर, बाप रे 1 पेज का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो कितने मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। हो गया आदमी का मोरल खत्म वहीं पर। तो ऐसे करके बहुत सारे हथकंडे हैं। इसीलिए दूसरे सब्जेक्ट के बारे में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अकाउंट के सब्जेक्ट के बारे में बेस्ट ऑप्शन तो ये होगा, किसी तरह का कोई भी कचरा इकट्ठा ना करें, सिंगल मेथड को फॉलो करें, ताकि एग्जाम के समय किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे। ठीक, तो अगर कभी अदरवाइज प्रेजेंटेशन कहीं दिख भी जाता है तो टाइम बीइंग के लिए उसको इग्नोर कर दें। नॉलेज होना एक अलग बात होती है,
ठीक। लेकिन अब एग्जाम में नॉलेज की बात तो किनारे, अब तो भैया एग्जाम में पेपर कैसा आने वाला ये बताओ, और उस पेपर को सॉल्व कैसे करके हमको ये बताओ 80-85 नंबर कैसे लेके आना है, कहानी खत्म। अब तो पूरी कहानी इसी पे टिकी पड़ी है। इसीलिए प्रेजेंटेशन को हमेशा एक जैसा रखो। अभी ठीक है, चाहो तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो प्रेजेंटेशन दी है उसको अपने हिसाब से ठीक कर लो। आगे बढ़े, चलो कौन कौन से क्वेश्चन हो गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन बाकी थे ये बताओ। अच्छा, होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन थे, चलो ये बताओ। एक मिनट, कौन कौन से क्वेश्चन हो गए हैं? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था अपना, 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है। 3 का क्या हाल है? बाकी है। ओके, 4 का क्या हाल है? हो गया। 4 क्लास में हुआ था, होमवर्क में दिया था? नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ, चलो ठीक है। 5 किसी को कोई दिक्कत? चेक करना है? चेक करवा दूं क्योंकि इसका आंसर नहीं दिया था मैंने। शुरू करें। द पासबुक हैड अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा तुम्हारा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस? पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बैलेंस, दैट मींस डेबिट बैलेंस। इन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर रखा है कि पासबुक के हिसाब से कौन सा बैलेंस है आपका, डेबिट बैलेंस है। आगे चलें। A check worth ₹400 directly deposited into bank by customer but no entry was made in the cash book. कस्टमर ने सीधे सीधे चेक कहाँ डिपॉजिट करवा दिया? पासबुक में, बैंक में जमा करवा दिया। पहली एंट्री कहाँ हुई होगी? पासबुक में। किस साइड? क्रेडिट साइड। काउंटर ट्रीटमेंट कहाँ होना था? कैश बुक में डेबिट होना था। हुआ है क्या? क्या करना? बीआरएस में डेबिट करवाने का। स्टार्टिंग कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो कुल मिला के 400 रुपए क्या हो जाने चाहिए? ऐड हो जानी चाहिए। आपने भी ऐड करवाए होंगे, ठीक है। लिख दूं यहां पर 25,000 में 25,000 है ना, 25,000 में 400 ऐड करवाए होंगे। आउट ऑफ चेक इशूड वर्थ ₹3,400 चेक अमाउंटिंग टू ₹20,000 only were presented for payment till 30 June 2018। आपने कुल मिला के 34,000 के चेक इशू किए थे। पहली एंट्री कहां हुई होगी? कैश बुक में हुई होगी। 34,000 को आपने क्रेडिट करवाया होगा। काउंटर ट्रीटमेंट कहाँ होना चाहिए था? पासबुक में क्या होना था? डेबिट। ये कह रहे हैं कि भैया बीआरएस किस डेट को बनाना है? 30 जून को बीआरएस बनाना है। 30 जून के पहले तक सिर्फ और सिर्फ 20,000 के चेक बैंक के सामने प्रेजेंट हुए थे, यानी पासबुक सिर्फ कितने से डेबिट हुई थी? 20,000 से डेबिट हुई होगी। इतना क्लियर है? डिफरेंस कितने का बच गया? 14,000। क्या हुआ है? क्रेडिट हो गया, डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं हुआ। क्या करोगे? बीआरएस में डेबिट करोगे। स्टार्टिंग कौन सा बैलेंस है? क्या करना है? कितने? 14,000। डन, एकदम सही जा रहे हो बेटे। आगे चलो। चेक ऑफ ₹4,000 रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट इट वाज नॉट सेंट टू द बैंक। आपको पार्टी से चेक मिला, पार्टी से चेक मिला तो आपने इसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करवा दिया। कितने का चेक था यार? 4,000 का। आपने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को डेबिट कर दिया। इसके बाद क्या होना था? चेक को बैंक में डिपॉजिट होना था। हुआ है? नहीं हुआ। जब डिपॉजिट ही नहीं हुआ तो पासबुक के क्रेडिट होने का सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब पासबुक क्रेडिट नहीं हुई। क्या करोगे? बीआरएस को क्रेडिट करना है। स्टार्टिंग कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। क्या कर दूं? लेस करो, किस्सा खत्म करो, -4,000। इसके बाद आगे चलते हैं। चेक वर्थ ₹20,000 हैज बीन सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट द कलेक्शन वाज रिपोर्टेड बाय बैंक एज अंडर। कुल मिला के 20,000 रुपए के चेक थे। 14,000 रुपीज के चेक 30 जून के पहले कलेक्ट होके आ गए। इसका कुछ करना है? नहीं। 30 जून के पहले आपने चेक क्या किए थे? डिपॉजिट किए थे ना। तो 30 जून के पहले आपकी कैश बुक डेबिट भी हो गई और 30 जून के पहले आपकी पासबुक क्रेडिट भी हो गई। तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। ये ट्रांजैक्शन किसी काम का है? नहीं है। आगे चलते हैं। चेक कलेक्टेड ऑन 10 जुलाई 2018 4,000। इसका क्या करना है? ये चेक भी आपने 30 जून के पहले बैंक में डिपॉजिट करवाया था, ऐसे ही था ना। ये 20,000 रुपीज के चेक हैं। इसका इन्होंने बाइफर्केशन कर दिया। पहला चेक कितने का? 14,000। दूसरा चेक कितने का? 4,000। तीसरा चेक कितने का? 2,000। कितने हो गए? 14 और 4 16 और 2 18। 18 ही हुए ना ये तो। अरे ऐसे ही ना, 4,000 2,000, हाँ 18,000। बाकी के 2,000 का नहीं हिसाब किताब है, बाद में देखेंगे। आगे चले। 14,000 का कोई ट्रीटमेंट करना है क्या? नहीं। 6,000 मतलब? अच्छा 4 2 अच्छा 20,000 हो गए ना पूरे। तो ऐसे करके 20,000 का डिटेल दे रखा है। ये कह रहे हैं ये जो 4,000 रुपीज का चेक है ये तो हमने 30 जून के पहले डिपॉजिट करवाया था, तो कैश बुक में डेबिट हो गया होगा। 30 जून के पहले पासबुक में क्रेडिट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो क्या करना? बीआरएस में क्रेडिट कराओ। बीआरएस में क्रेडिट कराओगे तो क्या करोगे? माइनस करोगे 4,000 से। ये 2,000 रुपीज का जो चेक है वो 30 जून के पहले आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया था।
कैश बुक में डेबिट हो गया, पासबुक में क्या होना था, क्रेडिट होना था, हुआ है क्या, नहीं हुआ, क्या करना, बीआरएस में क्रेडिट कराओ, लेस करवाना पड़ेगा 2000, हिसाब बराबर। आगे चलते हैं। द बैंक मेड द डायरेक्ट पेमेंट ऑफ ₹600 विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक वालों ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी, दिया होगा आपने कोई इंस्ट्रक्शन बैंक वालों को, तो जब बैंक वालों ने आपने इंस्ट्रक्शन दिया था तो उन्होंने डायरेक्ट पेमेंट कर दी, तो पहले ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, कैश बुक में कि पासबुक में, कितने रुपए से, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, पासबुक में क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, हुआ है क्या, नहीं, क्या करोगे, लेस करो, कहानी खत्म, 600 रुपए। आगे चलते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक 1600 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज किया, पहली एंट्री कहां बनेगी, पासबुक में, 1600 डेबिट हो गया होगा, काउंटर ट्रीटमेंट, कैश बुक में क्रेडिट कराओ, हुआ है क्या, क्या करना, लेस, कहानी खत्म। ये लो 1600 रुपए माइनस कराओ, प्लस माइनस करके नेट आंसर कितना आया यार, 20 और है क्या, हो तो गया ना खत्म। अच्छा और नीचे भी, अच्छा ये भी है, बैंक चार्जेस वर्थ रुपीज हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक वालों बैंक चार्जेस काटे कितने रुपए, 80 रुपए। पहली एंट्री कहां होगी, पहली एंट्री होगी, एक है तुम्हारी कैश बुक और एक है तुम्हारी पासबुक। पहली एंट्री होगी पासबुक में डेबिट 80 रुपीज, इतना ठीक है, क्या होना था, कैश बुक में क्रेडिट होना था, क्रेडिट कितने रुपए से, 80, लेकिन बेटे अकाउंटेंट ने 2 बार 80 से क्रेडिट कर दिया, लिखा है ना यहाँ पे, हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। कैश बुक में इसकी 2 बार एंट्री कर दी, तो एक बार एंट्री करी वो तो ठीक था, दूसरी बार अननेसेसरी क्रेडिट हो गया, ठीक करने के लिए क्या करोगे, डेबिट करना पड़ेगा। पासबुक का कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस के साथ में डेबिट करना है, क्या करवा दूं, ऐड करवा दो सर 80 रुपीज से। आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। Whereas insurance charges of ₹70 directly paid by bank was not at all entered in the cash book. बैंक वालों ने 70 रुपीज के इंश्योरेंस चार्जेस पे किए होंगे, एंट्री कहां करी होगी, पासबुक में डेबिट साइड। काउंटर ट्रीटमेंट कहां होना था, कैश बुक में क्रेडिट होना था, हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो क्या करोगे, बीआरएस को क्रेडिट कराओगे 70 से। क्रेडिट कराने का मतलब ऐड कर दूं कि लेस कर दूं, लेस कर दो सर 70 से। ओके ठीक है, आगे चलो। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम वाज अंडर कास्टेड बाय 2000। आप अपनी कैश बुक बना रहे थे, आपकी कैश बुक में जब आपने क्रेडिट साइड का टोटल करना शुरू किया तो क्रेडिट साइड के टोटल में 2000 रुपए कम टोटल हुए, इसका मतलब आपकी कैश बुक अंडर क्रेडिटेड है। ठीक करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करना पड़ेगा। अंडर क्रेडिटेड है, जरूरत से ज्यादा कम क्रेडिट हुआ है, तो ठीक करने के लिए क्रेडिट ही करना पड़ेगा। क्रेडिट करोगे तो क्या करना है, ऐड की लेस, लेस, तो बस 2000 रुपीज यहां पे लेस कर देना था। ओके खत्म हो गया ना सारे ट्रांजैक्शन, ठीक है। आंसर बताओ क्या आया प्लस माइनस करके, 25,210, यही आया ना। कौन सा बैलेंस है, कैश बुक का कि पासबुक का, कैश बुक का। डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट, ठीक है। लो बेटे ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओके ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलो ये भी निपटान। इसके बाद तो अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर बेटे मैंने कुछ आपको थ्योरी के क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिए थे, पढ़ लिए। सिर्फ एक बार पढ़ना है बेटे, बार बार इसके पीछे दिमाग खराब नहीं करना। एक बार आप लोग अभी साथ साथ पढ़ते चलें, जैसे तुम्हारा 31 मई को कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद में इन सब की मैं एक एक रिवीजन क्लास ले लूंगा, ठीक है। जितने थ्योरी के क्वेश्चन है थ्योरी का रिवीजन अलग हो जाएगा, आखिरी में तुम्हारे एमटीपी और आरटीपी आएंगे, अभी उनका रिवीजन अलग हो जाएगा, उनकी क्लासेस वहां पर अलग से हो जाएंगे, ठीक है। बस एक बार साथ साथ पढ़ लो, ताकि एक बार अभी तुमने पढ़ लिया, एक बार मैं और रिवाइज करा दूंगा, तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, भाई 20 मार्क्स के क्वेश्चन किसके आने हैं, थ्योरी के, डज मैटर यार, ठीक, छोड़ तो नहीं सकते अपन उसको, इसीलिए इसको पढ़ने का तरीका यही रहेगा। आगे चलूं, ट्रू एंड फॉल्स पे हाथ साफ किया किसी ने, अच्छा मैंने मना किया था, ठीक है। अच्छा इसको फिर आज के लिए रोक के रखा होगा मैंने। आगे चलते हैं, आ जाओ बेटे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे। चालू करूं मैं, आओ बेटे पढ़ना शुरू करें। On 30th September 2018, the bank account of XYZ, according to the bank column of cash book, was overdrawn to the extent of ₹8062. बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ओवरड्रॉन, यानी कौन सा बैलेंस मिला, बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डन। On an examination of the cash book and the bank statement revealed the following. ये कह रहे हैं, a check of ₹11,14,000 deposited on 29 September 2018 was credited by bank on 3rd October, ऐसे ऐसे करके सब कुछ तो ठीक है। ओपनिंग पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट और क्लोजिंग पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड पढ़ो। पढ़ो बेटे क्वेश्चन की डिमांड क्या है,
शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन कैश बुक ऑफ XYZ। पहले कह रहे हैं अपनी कैश बुक ठीक करो, कैश बुक ठीक करने के बाद फिर किसके बारे में सोचना, BRS के बारे में सोचना। तो यहां पर एक स्टेटमेंट बनेंगे कि दो, एक तो अमेंडेड कैश बुक बनानी पड़ेगी, नाम जो चाहे दे दें आप, अमेंडेड कैश बुक, करेक्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक, जो भी लिखना हो, या सिर्फ आपने कैश बुक भी लिख दिया तो भी चलेगा। आगे चले, ठीक। तो एक तो बनेगी आपकी यहां पर कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक, और दूसरी क्या बनेगी आपकी BRS, ठीक। लो बेटे आंसर लिखना शुरू करूं। बाप रे, यहां पे तो रूलिंग आई नहीं यार, बड़ी समस्या है, बेकार है। हाँ बोलो, क्या डाउट है? एक मिनट रुकना बेटा। हाँ, किस में? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 में कहाँ डाउट है? चेक ऑफ ₹1500 वॉज डेबिटेड ट्वाइस इन द कैश बुक। यही देख, चेक है बेटे 1500 का, रिसीव हुआ है कि दिया है अपन ने? पहले तो डिसाइड करो, इन्होंने तो कुछ नहीं लिखा, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा चेक रिसीव हुआ है कि अपन ने किसी को चेक इशू किया है। रिसीव हुआ होगा भाई, रिसीव हुआ होगा तो अल्टीमेटली क्या करना चाहिए, कैश बुक में क्या कर देना चाहिए, डेबिट। कितने रुपए से? 1500। इन्होंने क्या कर दिया, डेबिटेड ट्वाइस इन द कैश बुक, एक बार की जगह 2 बार डेबिट करवा दिया। ठीक करने के लिए क्या करोगे? बात खत्म, BRS में क्रेडिट कर देने का इसको। अरे तो भाई यहां पर इन्होंने नेगेटिव बैलेंस से शुरू किया है ना। कौन सा? ये 1500 इसकी बात कर रहे हो? रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक होना चाहिए था यहां पर, रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, उसको ठीक कर लेने का। ठीक तो लिखा है, क्या दिक्कत है? तो क्रेडिट करना है तो क्या करोगे, ऐड करोगे कि लेस करोगे? देखो इसके हिसाब तुम एक काम करो, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया है कितने का? 3500 का दिया है ना। इन्होंने नेगेटिव लिखा है, मैं पॉजिटिव लिख दूं, चलेगा? चल जाएगा ना। चलो आगे चलते हैं। चेक अमाउंटिंग टू ₹2500 डिपॉजिटेड ऑन 15th March, but the same was returned by the bank on 24th March, for which no entry was passed in the cash book। 2500 का चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक डेबिट हो गई, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड है ना। हाँ, तो आपकी कैश बुक डेबिट हो गई, पासबुक को क्या होना था, क्रेडिट। होइएगा नहीं, क्योंकि बैंक वालों ने चेक वापस कर दिया आपको। क्या करोगे BRS में? क्रेडिट करोगे। अरे क्रेडिट करोगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। क्रेडिट करना क्या करोगे? माइनस। कितने रुपए माइनस करा दूं मैं? अरे कितने रुपए माइनस करा दूं? 2500 यहाँ पे माइनस करा दो, इतना ठीक है। आगे चलूँ एक कदम और आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द March 2 bill amounting to ₹2500 and 500 were collected by bank but no entry was made in cash book। हमने बेटे बिल कलेक्शन के लिए भिजवाए होंगे, बैंक वालों ने 2500 रुपये और 500 रुपये के बिल कलेक्ट कर दिए, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए, पासबुक क्रेडिट हो गई, कैश बुक को डेबिट होना चाहिए था, हो ही है क्या?
क्या करोगे, BRS को डेबिट करोगे। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है, क्या करना है, ऐड करना है। 3000 रुपये प्लस करा दूं मैं। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या था, अ चेक ऑफ ₹50 क्या था, बिल फॉर ₹5000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर बालाजी प्रीवियसली डिस्काउंटेड फॉर 4800 डिसऑनर्ड, द बैंक डेबिटेड द अकाउंट बट नो एंट्री वॉज मेड इन द कैश बुक। बराबर है, आपने एक बिल लिया होगा, बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया होगा 4800 में, बाद में बिल क्या हो गया, डिसऑनर। डिसऑनर हो गया तो बैंक वाले तो हमसे पैसे काट लेंगे ना, इसके बैंक वालों ने हमसे पैसे काट लिए, तो पासबुक क्या हो गई, डेबिट। कैश बुक क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। कितने रुपए से, 5000 पूरा, ठीक है। तो कैश बुक क्या होनी थी, क्रेडिट। हुई है क्या, नहीं। क्या करोगे, BRS को क्रेडिट करवाना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। क्या करना है, माइनस कितने, 5000 माइनस। समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला, अ चेक ऑफ ₹1500 वॉज डेबिटेड ट्वाइस इन द कैश बुक, 2 बार डेबिट कर दिया, जबकि एक ही बार डेबिट होना था। ठीक करने के लिए क्या करना है, क्रेडिट कराओ। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 1500 रुपये। करवा दिया माइनस 1500। देख प्लस माइनस करके आंसर कितना आता है, करने दो उसको, वो चीजें साइकोलॉजिकली होती है। हाँ आया क्या, अरे हुआ क्या, कितना आया, अरे 3000 प्लस करना है, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9000 माइनस करना है। 3000 प्लस 9000 माइनस यानी क्या करेगा, 6000 माइनस कर दे इसमें से। अरे 6000 माइनस करेगा कि नहीं, 6000 माइनस करेगा तो आंसर कितना आएगा, 2500। बराबर है इतना। 2500 पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब नेचर ऑफ बैलेंस बदलेगा, नेचर ऑफ बैलेंस बदलना चाहिए ना। होता ना, कभी तुमने डिमांड वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा, अरे पढ़ा था कि नहीं, डिमांड और सप्लाई वाला। नेचर बदलेगा तो प्लस और माइनस का साइन लगाना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड क्या आगे, बाय डिफॉल्ट माइनस का साइन लगाते थे कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा और याद दिलाता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या लिखते थे, ईडी का डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू, ऐसे कुछ फॉर्मूला लिखते थे कि नहीं, याद आया ना। और अगर किसी ने लिखा होगा तो P1 अपॉन Q1 भी लिख दिया होगा इसके आगे, या और अगर किसी ने कोई और फॉर्मूला यूज किया होगा तो ED इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल पी मल्टीप्लाइड बाय P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2, ऐसा फॉर्मूला लिखा होगा। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा फॉर्मूला लिखते थे कि नहीं, लेकिन इस फॉर्मूले बाय डिफॉल्ट तुम यहाँ माइनस का साइन लगाते थे माइनस का साइन। क्यों, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, ऐसे ही होता था ना। लेकिन सप्लाई के केस में कभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में माइनस का साइन लगाया गया नहीं, क्यों, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। बराबर है, तो भैया वही वाला दिमाग इधर लगाने का। कोई जरूरी है कि इकोनॉमिक्स के लॉजिक को अपन यहाँ नहीं लगा सकते। अभी अपन अकाउंटेंट लोग हैं, कहीं से किसी का भी लॉजिक चुरा लेते हैं अपन। अपना काम क्या है, कॉपी पेस्ट, खेल खत्म, कौन अपना दिमाग लगाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है बेटे, इतना जो अपन ने दुनिया भर की टेक्निक्स इन्वॉल्व कर रखी है, इजाद कर रखी है, ये हमारे दिमाग की पैदाइश है? नहीं, कभी थोड़ी सी टेक्निक अपन ने मैथ्स में से चुरा के ले आए, कभी इकोनॉमिक्स में ले आए, कभी लॉ का ले आए थोड़ा सा, ठीक है ना। बस ये है कि गाड़ी चोरी की है तो रिपेंट कर दिया अपन ने उसको, ठीक है ना। लाल कलर की गाड़ी थी, अपन ने काले कलर की कर दी उसको, और अपन ने बोल दिया कि हमारी खुद की इंडिविजुअल टेक्निक है। लेकिन अकाउंट के अंदर इंडिविजुअल खुद का कुछ नहीं है बॉस, सब इधर उधर से मार मार के लाए अपन ने। आगे बात समझ में? तो देख, अब सर ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, कैसे पता करें? तो देख, शुरुआत कहां से हुई थी, ओवरड्राफ्ट बैलेंस से हुई थी शुरुआत। फाइनली आंसर तेरा पॉजिटिव निकल रहा है कि नेगेटिव? नेगेटिव निकला। तो अगर मान लो रिजल्टेंट फिगर नेगेटिव निकल जाए तो समझ जाना नेचर ऑफ बैलेंस भी यहां पर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो पहले कौन सा बैलेंस था, ओवरड्राफ्ट, तो अब कौन सा बैलेंस हो जाएगा, डिपॉजिट। समझ में आ गई बात? तो ये कौन सा बैलेंस होगा, डिपॉजिट बैलेंस होगा। इतना ठीक है। और अगर ऐसे भी नहीं लिखना तो क्या लिख दो, फेवरेबल बैलेंस होगा। शुरुआत कहां से हुई थी, अनफेवरेबल बैलेंस से हुई थी। अनफेवरेबल बैलेंस, क्योंकि क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब क्लाइंट के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से तो अनफेवरेबल है ना। किसको अच्छा लगता है उसके बैंक अकाउंट में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हो? लगता है कि किसी को अच्छा नहीं लगता। तो बस कहां से शुरू हुआ था, अनफेवरेबल बैलेंस से। अगर ये आंसर पॉजिटिव आता तो मैं कहता ये भी अनफेवरेबल बैलेंस है, तो एंड रिजल्ट भी क्या होगा, अनफेवरेबल बैलेंस। लेकिन जब आंसर नेगेटिव आ गया तो नेचर ऑफ बैलेंस को बदलना पड़ेगा। तो शुरुआत हुई थी अनफेवरेबल से, तो कन्वर्ट किस में होगा, फेवरेबल। तो कैश बुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस कौन सा, डेबिट बैलेंस या डिपॉजिट बैलेंस। तो बस लिख देने का यहाँ पर कैश बुक के हिसाब से डिपॉजिट बैलेंस है फेवरेबल बैलेंस। समझ में आया?
ठीक है, तो ये वाला सॉल्यूशन नहीं भी देखेगा तो भी चलेगा, ऐसे सॉल्व किया तो भी आंसर वही आने वाला है। आगे बढ़े, चलो आगे चलो फिर। आज के हिस्से का बेटा मेरा काम मेरे को खत्म कराने दो जल्दी। क्वेश्चन नंबर क्या है 3। हाँ, सब 2 स्टेटमेंट बनने। पहला स्टेटमेंट कौन सा बनना, जल्दी बता यार। अमेंडेड कैश बुक। लिखो बेटे आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 सबसे पहले लिखो यहां पर पहला स्टेटमेंट एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड लिख दो, करेक्टेड लिख दो, अमेंडेड लिख दो, सब एक ही बात है, एडजस्टेड कैश बुक। अब क्या बना रहे हो, कैश बुक। इसमें बेटे तुम डिस्काउंट का, कैश का, बैंक का तीनों कॉलम बनाओगे कि सिर्फ बैंक कॉलम बनाओगे? सिर्फ बैंक कॉलम बनाओगे आप, तो इसी के आगे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है बैंक कॉलम ओनली। बैंक कॉलम ओनली, इतना ठीक है। हाँ मतलब नहीं, अपने को तो क्या है, जो डिस्काउंट अगर रिकॉर्ड नहीं, 1 मिनट देख लेता हूँ, उसका कॉलम वैसे नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे समझाता हूँ। अभी चलें आगे। हाँ, तो क्या बनाना है बेटे, एडजस्टेड कैश बुक। यहाँ पे कौन सा कॉलम लेके चलेंगे हम, सिर्फ सॉरी क्या बैंक का कॉलम लेके चलेंगे, ठीक है। अब कोई बेटे कल ये डाउट लेके मत आ जाना कि सर आपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे ना, उसमें भी एडजस्टेड कैश बुक बनी थी, लेकिन ब्रैकेट में लिखना था बैंक कॉलम ओनली, ऐसा नहीं लिखा हुआ था, तो हमको लिखना है कि नहीं लिखना, ठीक है, लिखना ही है। आगे चलूँ मैं। अब सजेस्टेड आंसर में दिया हो या ना दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश बुक का बेटे फॉर्मेट कैसा होता था, ऐसी कुछ होता था ना कैश बुक का फॉर्मेट। ये लो बेटे, एक कॉलम डेबिट, एक कॉलम क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, काम खत्म। सबकी बेटे फॉर्मेटिंग हो जाए तो बताएं, ताकि फिर हम आगे चले। हो गया फॉर्मेटिंग? अमाउंट, अमाउंट शुरुआत कहां से करनी है, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस दिया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा, इसको कराओ, इसको क्रेडिट में ब्रॉट डाउन। लिखो बेटे यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था बैलेंस, 8062, ठीक है इतना। आगे चले, लो बेटे अगले ट्रांजैक्शन पे आ जाओ। अब अमेंडेड कैश बुक बना रहे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रेक्टिफाइड होगा, एरर एंड ओमिशन बाय एंटिटी, बराबर है। टाइमिंग डिफरेंस एडजस्ट करोगे क्या, नहीं, ठीक है। और उसके बाद में टाइमिंग डिफरेंस के बाद में अगर बैंक से कोई गलती हुई है तो एडजस्ट करोगे क्या, नहीं, हम सिर्फ अपनी कैश बुक की गलती को ठीक करेंगे, इतना ठीक है। पहला, A check of rupees 11,14,000 deposited on 29 September 2018 was credited by bank on 3rd of October 2018। क्या है बेटे ये, टाइमिंग डिफरेंस। अमेंडेड कैश बुक में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, छोड़ो इसको, आगे चलते हैं। A payment by check rupees 18,000 has been entered twice in the cash book। पेमेंट करिए 18,000 की, कैश बुक को एक बार क्रेडिट करना था, तुमने क्या कर दिया, 2 बार क्रेडिट। ठीक करने के लिए क्या करना है, डेबिट करा दो अपनी कैश बुक को, डेबिट, ठीक है। कितने रुपए से, 18,000 डेबिट लिखो, यहां पे लिखो रॉन्ग क्रेडिट। आगे चले, इसके बाद अगला सेंटेंस, ये हो गया ना। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। ऑन 29 September 2018 बैंक credited an amount of rupees 1,15,400 received from the customer XYZ, but the invoice was not received by XYZ until 1st October 2018। बैंक वालों ने क्या कर दिया, पासबुक को क्रेडिट कर दी। करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट कहां होना था, कैश बुक में डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या, गलती हमारी है, कैश बुक की गलती मतलब हमारी गलती, ठीक होना चाहिए, करा दो ठीक। क्या कर, टाइमिंग डिफरेंस है, ओके, कैसे टाइमिंग डिफरेंस है समझाओ। हाँ, हमको 1 अक्टूबर को पता चला। भैया देखो, अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होते हैं या तुम्हारे अकाउंट में से पैसे निकलते हैं, तो बैंक वाले को ड्यूटी है तुमको घर में आके बताएंगे कि तुम्हारी ड्यूटी बैंक में जाके पता करो। तुमने एक बैंक में अकाउंट ओपन किया, सोच के देखो ना बेटे, बैंक वालों ने तुमसे बैंक चार्जेस काटे, तो तुम्हारे घर में आके बताएंगे बैंक वाले हमने तुम्हारे बैंक में से 50 रुपए के बैंक चार्जेस काटे, कि तुमको जाके पूछना पड़ेगा बैंक वालों से। बैंक वालों ने बेटे अगर तुम्हें इंटरेस्ट अलाउ किया तो तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, पूछना तो तुमको पड़ेगा ना। लेकिन तो कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है और तुमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो गलती तुम्हारी है। अब तुम इसको बैंक वालों को नहीं बोल सकते कि तुमने इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी थी। बैंक वालों ने पैसे कब डिपॉजिट कर दिए थे ये बताओ, 29 सितंबर को डिपॉजिट कर दिए थे। तो बेटे आप जब बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट मालूम है ना, अभी लॉ के अंदर पढ़ा होगा ना। हाँ, तो एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है कस्टमर और बैंक वालों के बीच में।
कि अगर आपके अकाउंट में हम कुछ भी डेबिट या क्रेडिट करते हैं, बैंक वाले कह रहे हैं ये, अगर हम आपके अकाउंट में कुछ भी डेबिट या क्रेडिट करते हैं तो इसकी नॉलेज लेने की जिम्मेदारी आपकी है, हम आपके घर में आके नहीं बताएंगे। जैसे आप हमारे पास में बैंक अकाउंट खुलवाने आए हो, वैसे ही इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम भी तुम्हारा है। कभी देखना जो पुराने लोग होते थे ना, बड़ा पंक्चुअल होकर अपनी पासबुक में एंट्री करवाते थे। क्यों करवाते थे? क्योंकि वो लोग इस चीज को समझते थे कि अगर मैंने बैंक में बैंक अकाउंट ओपन किया है तो सारी इंफॉर्मेशन लेने की जिम्मेदारी मेरी है, बैंक वाले मेरे घर में देने नहीं आएंगे। हालांकि आजकल फैसिलिटी हो गई है कि आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया, फिर वहां पे आपने मैसेजिंग सर्विसेज को एनेबल्ड करवा दिया, बैंक वाले हर महीने के 50 रुपए काट रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉपर मैसेज आता रहेगा। गूगल पे से 10 रुपए का पेमेंट किया तो भी आपको एक मैसेज आ जाता है, वो एक अलग बात है, आजकल होने लगा, पहले तो नहीं होता था। तो इसीलिए अगर बैंक वालों ने आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट किए हैं, इसका मतलब वाकई में तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं ना। और अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं तो अल्टीमेटली कैशबुक को डेबिट करने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी। अब तुम बोलो कि बैंक वालों ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसका मतलब ये टाइमिंग डिफरेंस है। ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, असल में क्या है, ये ओमिशन है। क्या है ये? ओमिशन। टाइमिंग डिफरेंस सिर्फ दो ही केसेस में आएगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कहानी खत्म। अगर तुमको पता, अगर तुम्हारा आखिरी में भी दिमाग ना चले एग्जाम में कि कौन सा टाइमिंग डिफरेंस है, कौन सा एरर है, कौन सा ओमिशन है, तो टाइमिंग डिफरेंस में दो ही चीजें आएंगी बस। कौन सी? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, और दूसरा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बस ये दो ही चीजें टाइमिंग डिफरेंस। अदरवाइज उसके अलावा सब किस में जाएगा? एरर एंड ओमिशन में जाएगा। इतना मान के चलेंगे। बैंक वालों से गलती हुई तो एरर बाय बैंक, और अगर हमने अपनी कैशबुक में रिकॉर्ड गलत किया या नहीं रिकॉर्ड किया, कारण कुछ भी हो, अगर तुमने अपनी कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब गलती तुम्हारी, खेल खत्म। चलिए आगे चले। ठीक है, लो बेटे सुनो फिर। अभी ये क्या हो गया? नहीं ना यार, परेशान मत कर। हाँ लो बेटे, तो बैंक वालों ने 1,15,400 आपकी पासबुक में क्रेडिट कर दिए। आपकी कैशबुक में डेबिट हुआ? नहीं हुआ। कर होना चाहिए, कराओ डेबिट फिर। 1,15,400, 1,15,400 टू पार्टी का नाम दिया है कि किससे मिला था चेक, कहां से पैसे आए थे? रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर ऑफ XYZ। ठीक है, तो यहां पे लिख दो बेटे कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना नॉट रिकॉर्डेड, कि भाई हमारे कस्टमर से पैसे मिले तो थे लेकिन हमने इसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। 1,15,400। आगे चलो, चलो आगे चलते हैं। अगला ट्रांजेक्शन ये भी हो गया। ठीक है, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹280 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैशबुक। बैंक वालों ने बैंक चार्जेस काट, क्या हुआ होगा? पहले पासबुक में डेबिट हुआ होगा, काउंटर ट्रीटमेंट, कैशबुक में क्रेडिट होना था, हुआ है क्या? कैसा करना? सर गलती अपनी है, अरे कैशबुक की गलती है ना, तो बस कैशबुक में ठीक करो, कैशबुक में ठीक करो। लिखो यहां पर बाय बैंक चार्जेस। कितने रुपए के बैंक चार्जेस थे बॉस? 280 को क्रेडिट कराओ। आगे चलते हैं, अगला ट्रांजेक्शन। ऑन 6 सितंबर 2018 द बैंक क्रेडिटेड 30,000 टू XYZ इन एरर। देखो एक मिनट, अच्छा ठीक है ना, नहीं हुआ तो बताइएगा सर। हाँ तो बेटे यहां पर क्या था? हाँ, बैंक वालों ने गलती से 30,000 रुपए कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। गलती किसकी है? अभी अपनी कैशबुक में ठीक हो सकती है क्या? तो इसको ठीक कहां पर होना है? BRS में। तो ये है बेटे तुम्हारा एरर बाय बैंक। इतना ठीक है, एरर बाय बैंक। इसको फिलहाल तुम अपनी कैशबुक में ठीक नहीं कर सकते। आगे चले। A bill of exchange ₹1,60,000 was discounted by XYZ with his bank. The bill was dishonored on 20th September 2018, but no entry has been made in the books of XYZ. गलती किसमें है? कैशबुक में कि पासबुक में? कैशबुक में। जब बिल डिसऑनर हुआ तो आपको अपनी कैशबुक क्रेडिट करनी चाहिए थी, करी है आपने? अभी क्या करना? क्रेडिट कराओ। सर कितने से क्रेडिट कराना है? 1,60,000 से क्रेडिट करा दो अपनी कैशबुक। लिखो बेटे यहाँ पर बाय बिल डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड, बाय बिल डिसऑनर्ड। कस्टमर का नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि असल में ये क्या होता है, मेमोरेंडम होता है एक, मतलब ये आपकी फेयर कैशबुक नहीं है, ये एक मेमोरेंडम कैशबुक है, ऐसा होता है, रफ कैशबुक है ये, ठीक है ना। बिल डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड। चाहो तो बेटे यहाँ पे कस्टमर का नाम भी लिख दिया तो भी चलेगा। आगे चले, अगला सेंटेंस ये भी हो गया। चलो भैया इसी के अंदर, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर 2018 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट, टोटल ₹13,46,000। क्या है ये? टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस है तो तुम्हारी कैशबुक में ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। इसके आगे बेटे सर्कल लगा दो, किसको बाद में निपटेंगे। आगे, अ बिल्स पेबल ऑफ ₹2 लाख हैज बीन पेड बाय बैंक। सर बिल का पेमेंट बैंक वालों ने किया, हमने बोल रखा होगा, हमने अपने किसी कस्टमर को एक्सेप्टेंस दी होगी।
एक्सेप्टेंस दी होगी और बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन दे दिया होगा कि जब भी ये पार्टी बैंक में बिल प्रेजेंट करे और पैसे मांगने आए तुरंत इसको पेमेंट कर देना। हमारा क्रेडिटर भी किसके पास पहुंचा? बैंक वालों के पास पहुंचा, बिल प्रेजेंट किया, बैंक वालों ने पेमेंट कर दिया, क्योंकि हमने बोल रखा था जिस दिन आए उसी दिन पेमेंट कर देना, इसकी ड्यू डेट फलाना इनका डिमका कुछ मत देखना। कस्टमर ने आया, बिल रखा, पेमेंट करो, किस्सा खत्म कर देना, डन। बैंक वालों ने भी 2 लाख का पेमेंट कर दिया। पहली एंट्री कहां हुई होगी? पासबुक में हुई होगी। डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। हैज बीन पेड बाय बैंक बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। आगे चले तो बेटे पासबुक में तो डेबिट हो गया, कैश बुक में क्या होना था? क्रेडिट। हुआ है क्या? गलती हमारी है, ठीक करना पड़ेगा, करो ठीक। कैश बुक को कराओ क्रेडिट बाय ₹2 लाख। यहां पे लिख दो बेटे बिल्स पेएबल, ब्रैकेट में लिख देना ऑनर्ड। ऑनर्ड, इसी के आगे लिख दो नॉट रिकॉर्डेड। आगे चले, इसी का बेटे अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है एंड बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹60,000 हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,000 which had also not been recorded in the cash book। आपने बेटे बिल 60,000 का बिल था, बैंक से डिस्काउंट करवाया, 1,000 रुपए डिस्काउंट के चार्जेस कटे होंगे, तो बैंक वालों ने पेमेंट कितना किया? पहली एंट्री कहां बनी? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? पासबुक क्रेडिट हो गई, करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट हुआ है क्या? ठीक कर दूं? कराओ इसको भी ठीक। 59,000 से आपको अपनी कैश बुक डेबिट करनी पड़ेगी। यहीं पे लिख दें टू बिल्स रिसेबल, ब्रैकेट में लिख देना बेटे डिस्काउंटेड, और इसी के आगे ब्रैकेट में वर्किंग भी लिख देना 60,000 माइनस 1,000। आगे बेटे और क्या बच गया है? खत्म हो गई कहानी? नहीं है, थोड़ा बड़ा करो ना इसको। अच्छा चलो ठीक है, इतना ठीक है। कैश बुक में जो रेक्टिफिकेशन करनी थी कर दी आपने। अब आ जाओ बेटे अपनी कैश बुक के अंदर। कैश बुक को एक बार बैलेंस करो। अब जो मिलेगा वो मिलेगा करेक्टेड कैश बैलेंस। सारे एरर ओमिशन को ठीक करने के बाद सही कैश बुक का जो बैलेंस होना चाहिए वो मिलेगा। क्रेडिट का टोटल ज्यादा दिख रहा है मेरे को तो यहाँ पर। देखना क्रेडिट का टोटल कितना होता है? 3,68,342 क्रेडिट का टोटल है ना ये? तो डेबिट का टोटल भी होना चाहिए 3,68,342। बैलेंसिंग फिगर 1,75,942। ठीक लिखा है बैलेंसिंग फिगर। ये होगा तुम्हारा करेक्टेड कैश बैलेंस। इतना ठीक है? चाहो तो यहां पे लिख दो सबसे पहले टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसी के आगे ब्रैकेट में लिख देना करेक्टेड कैश बैलेंस। करेक्टेड कैश बैलेंस। और अगर कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ट्रू एंड फॉल्स के अंदर, द बैलेंस एज पर कैश बुक विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, तो आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स। द बैलेंस एज पर पासबुक विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाए द बैलेंस एज पर कैश बुक आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट, तब आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इतना ठीक है? क्योंकि बैलेंस शीट में अगर कोई कैश का बैलेंस, आप बैंक का बैलेंस ट्रांसफर करना है तो वो ये करेक्टेड बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होता है? पासबुक में ट्रांसफर होगा, सॉरी बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। इतना ठीक है? आगे चले। अब इसके बाद क्या बनाना है आपको? अपना बीआरएस प्रिपेयर करना। चालू करें बीआरएस बनाना। लिखो बेटे हेडिंग में सबसे पहले तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस डेट को बनाना है? एज ऑन 30 सितंबर 2018 को बीआरएस बनाना है। फॉर्मेटिंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे पहले होती थी अपनी। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। शुरू करें? शुरुआत कहां से करोगे? कैश बुक का बैलेंस निकाल लिया, अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस, तो शुरुआत भी यहीं से करो। ठीक है? तो लिखें यहां पर बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक। डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो ब्रैकेट में लिखो पहले तो क्रेडिट और ब्रैकेट में लिखो ओडी। कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस का मतलब कौन सा बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस।
ये आएगा 1,75,942। इसी में आपको कुछ आइटम ऐड करने हैं, इसी में से कुछ आइटम आपको लेस करने हैं, तो फाइनली मिलेगा बैलेंस एज पर पासबुक। आगे चलो। लो बेटे, एडजस्टमेंट कराने के लिए सारे एडजस्टमेंट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ 3 को छोड़कर। 2 इसमें से क्या है, टाइमिंग डिफरेंस, और एक क्या है आपका एरर बाय बैंक। सबसे पहला एडजस्टमेंट आपने छोड़ रखा है, अ चेक ऑफ ₹11,40,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर। अगर आप चेक को डिपॉजिट करते हैं, पहली एंट्री कहाँ होगी, कैश बुक में। डेबिट की क्रेडिट, पासबुक में क्या होना था, क्रेडिट। हुई आ गया? अरे पासबुक क्रेडिट हुई है क्या? नहीं सर, क्रेडिट हुई है, लेकिन 3 अक्टूबर को। हमने बीआरएस कब बनाना है, 30 सितंबर को। इसका मतलब पासबुक तो क्रेडिट नहीं हुई है। क्या करना है, बीआरएस को क्रेडिट कराओ सर। बीआरएस को क्रेडिट कराना है तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या करोगे, ऐड करोगे। लिखो बेटे यहाँ पर नरेशन, क्या लिखना है नरेशन बताओ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। अमाउंट, अरे कोई अमाउंट बताएगा। 11,14,000, ठीक है। अभी भेज देगा भाई शुभम बजाज। अरे भैया आपस की बातें कौन सी चालू हो गई। व्हाट हैपन, भेजा नहीं यार, तुमने मैसेज तो किया नहीं। शुभम अग्रवाल, ओके, शुभम बजाज @शुभम अग्रवाल। हाँ भाई, ये हो रहा है याराना, इसको कहते हैं बेटे, जिसके ऊपर आज की डेट में हर दूसरी रील बनती है। आगे चलूं? अरे आगे बढ़ूं क्या, आगे चलो। उसके बाद बेटे अगला एडजस्टमेंट जो करने लायक है वो है 4th, ऑन 6 सितंबर 2018 बैंक क्रेडिटेड 30,000 टू XYZ इन एरर। गलती से बैंक वालों ने क्या करवा दिया था, क्रेडिट। अब बैंक में जाके तो बोल नहीं सकते कि तुमने गलती से क्रेडिट करवा दिया, कैसी गलत सही अकाउंटिंग करते हो नालायक, तुमको अकाउंटिंग करते भी नहीं आता। लाओ तुम अपनी लेजर दिखाओ, मैं तुम्हारी लेजर ठीक करता हूं। है तुम्हारे अंदर इतना दम? नहीं है। तो एक काम करो, गलती को कहाँ ठीक कर दो, फिलहाल के लिए बीआरएस में ठीक कर दो, बैंक वाले करते रहेंगे आराम से। आगे चले। हाँ, तो बैंक वालों ने क्रेडिट करवाया, ठीक करने के लिए क्या करना है, डेबिट। ऐड करूं कि लेस करूं, लेस करा दो, लेस। फिर एरोनियसली क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना था ये, 30,000। आगे चलते हैं। एक और एडजस्टमेंट है, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर 2018 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू, but not presented for payment up to that date, total rupees 13,46,000। ये भी टाइमिंग डिफरेंस है। चेक इशू किया, कैश बुक क्रेडिट हो गई होगी, पासबुक को डेबिट होना चाहिए था। हुआ है क्या पासबुक डेबिट? नहीं हुई पासबुक डेबिट। क्या करवाना है बोलो, बीआरएस को डेबिट करवाना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, लेस कराओगे। नरेशन क्या लिख दूं, चेक इशूड नॉट डेबिटेड नहीं, उसको लिख देंगे नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है ना। मेन रीजन होता है, क्योंकि डेबिटेड नहीं होने के कई रीजन हो सकते हैं ना। हो सकता है चेक डिसऑनर हो गया होगा, बराबर है, या हो सकता है पार्टी ने चेक, मतलब कि पार्टी ने उसको चेक वापस करके हमसे दूसरा चेक लेके गई होगी। एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो लिख दो बेटे यहां पर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना था, 13,46,000। तो ऐड करने के लिए हैं 11,14,000 और लेस करने के लिए हैं तुम्हारे पास में कितने यार, 76,000। देखना बेटे आंसर प्लस, पहले तो ये बताओ आंसर कितना आ रहा है। हाँ, 86,058। अच्छा, अब ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ये बताओ। नेगेटिव आ रहा है, हाँ। तो ध्यान से बेटे, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा हो तो 1 मिनट के लिए रुक जाना, कुछ भी लिखने के पहले सोच लेना। आंसर आ रहा है बेटे यहाँ पर नेगेटिव, तो क्या माइनस का साइन लगाया जा सकता है? नहीं, माइनस का साइन तो लगाते नहीं अपन, इतना ठीक है। अच्छा सर, माइनस का साइन क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंस में नेगेटिव साइन को एक्चुअली बैड ओमेन जैसा माना जाता है, अब शगुन या पनौती माना जाता है। इससे जब भी कोई नेगेटिव फिगर लिखना भी होता है ना, तो अपन माइनस में नहीं लिखते, अपन क्या करते हैं उसके आगे ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब ये कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है कि सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है ये बताओ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कन्वेंशन है, सब फॉलो करते हैं, अपन भी फॉलो कर लेंगे। यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है बेटे तुम्हारा नेगेटिव, तो क्या माइनस साइन लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। अब माइनस साइन को बताएं कैसे, क्योंकि है तो नेगेटिव, बताएं कैसे? तो इसका तरीका ये है कि यहां पर अब आपका क्या निकलना चाहिए, बैलेंस एज पर
पासबुक। तो ये निकलना चाहिए तुम्हारा कायदे से बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। अब बेटे पासबुक के हिसाब से शुरुआत कहाँ से हुई है आपकी, ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस से। आंसर अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर नेचर ऑफ बैलेंस बदलेगा, और नेचर ऑफ बैलेंस क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, फेवरेबल हो जाना चाहिए। और पासबुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस। फिर यहाँ पर अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं तो फिर आपको ये नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ठीक है। ये था बेटे आपका बी रहा, समझ में आ गया बेटे, पक्का, ठीक है डन। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा होमवर्क दे दूं आज का, क्योंकि 4 तो मेरे हिस्से का है, 5th क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन बाकी हैं, 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 में भी शायद अमेंडेड एडजस्टेड कैचबुक बनानी है ना, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटे आज का होमवर्क होगा, लिख लें पहले। क्वेश्चन नंबर 3 ये आज का होमवर्क होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं पहले तो। अच्छा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 नहीं तो फिर कौन सा क्वेश्चन बाकी है, 5 बाकी है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में है, लेकिन पहले ध्यान से सुनो। यही वाला क्वेश्चन था क्या, हाँ यही वाला क्वेश्चन है। असल में ओरिजिनली जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है, बाद में मत बोलना कि सर ने सजेस्टेड आंसर देखा था तो उसमें तो ऐसा था ही नहीं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। ओरिजिनली जब ये क्वेश्चन आया था तो ओरिजिनली इस क्वेश्चन में एडजस्टेड कैशबुक और बीआरएस नहीं मांगा गया था। ओरिजिनली जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो इन्होंने सिर्फ क्या मांगा था, बीआरएस मांगा था। इतना ठीक है। यानी अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन के पहले हिस्से में सिर्फ बीआरएस बना हुआ मिलेगा आपको। ओरिजिनली आपसे एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन मांगा गया था, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही काम करना है, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस उसके अंदर मैंने एक एडिशनल लाइन और डाल दी, ऑल्सो प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन इन द कैश बुक। ये लाइन मैंने अपने मन से डाली है ताकि एक ही क्वेश्चन को आप कितनी बार सॉल्व करें, 2 बार। एक बार नॉर्मली बीआरएस बनाएंगे और एक बार इसी क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन पहले क्या बनाएंगे आप, इसकी एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद फिर आप क्या बनाएंगे, फाइनली बीआरएस। इतना ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है। सर ये ऐसी प्रैक्टिस करवा क्यों रहे हो, ऐसी प्रैक्टिस करवाने का सिर्फ इतना सा रीजन है क्योंकि अक्सर जो तुम्हारा मई या जून अटेम्प्ट होता है ना, अक्सर मई और जून अटेम्प्ट के अंदर जो क्वेश्चन मैंने देखा हूं वो कौन से वाले क्वेश्चन देखा हूं, आपके एडजस्टेड कैश बुक के क्वेश्चन मैंने ज्यादा देखा हूं, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए एग्जाम के अंदर कैसा क्वेश्चन आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, और इसीलिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि एक क्वेश्चन को अगर 2 तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो एक डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा कि नॉर्मली बीआरएस बनाते तो क्या ट्रीटमेंट करते, और एडजस्टेड कैश बुक के साथ में अगर बीआरएस बनाएंगे तो कहां कैसा कैसा डिफरेंस आता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कभी तुम रिवाइज करने बैठो एक दिन पहले, तो बीआरएस के पूरे क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके नहीं देखना है। चाहो तो बेटे क्वेश्चन नंबर 5 को लगा लो बेटे, चांद सितारे फूल कलियां जो लगाना है वो लगा लो। सिर्फ इस क्वेश्चन को भी अगर एक बार पेपर पे सॉल्व करके देख लिया तो समझ जाना पूरे बीआरएस की रिवीजन हो गई तुम्हारी। इतना ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लगभग वो सारे एडजस्टमेंट हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी हैं, और इसमें दोनों ही मेथड से आपको अपना बीआरएस बना लेना है। इतना ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इस तरीके से थोड़ा सा डिजाइन किया था, कुछ उसके अंदर मैंने एडिशन किए थे। आगे चलें, आगे चलो बेटे। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा वाला यार, क्वेश्चन नंबर 4 ना, हाँ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे जल्दी से। द बैंक पासबुक ऑफ द अकाउंट, बैंक पासबुक ऑफ अकाउंट नंबर 5678, अकाउंट नंबर 5678, इसका मतलब साफ समझ जाएं कि आपने एक बैंक में अकाउंट ओपन किया है, हर अकाउंट का एक नंबर होता है, और नंबर कौन सा है इसका, 5678 नंबर का अकाउंट है, और इसी की पासबुक के हिसाब से आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस पता चलता है 33,575 का। इतना ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्लियर है इतना। अल्टीमेटली कहां पहुंचोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब वो डेबिट बैलेंस आता है कि क्रेडिट बैलेंस आता है वो तो बाद में पता चलेगा। आगे चले, पहला चेक अमाउंटिंग टू ₹1040 और ऑन गोइंग थ्रू द पासबुक द अकाउंटेंट फाउंड द फॉलोइंग। चेक इशूड पासबुक, ये ठीक है अपने हिसाब से, बैंकर क्रेडिटेड आउट ऑफ ये वो, सबसे आखिरी की लाइन और पढ़ लो। हाँ, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018। कोई एडजस्टेड कैश बुक बनानी है क्या, नहीं, सीधे सीधे क्या बनाना है, बीआरएस। तो यहां पर बेटे अपन कोई अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम भी सीधे सीधे क्या बना के दिखा देंगे, बीआरएस। शुरू करें,
लो बेटे लिखना शुरू करो। आंसर नंबर क्या आएगा ये? लिखो बेटे आंसर नंबर 4। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। डेट कब की है? 31 मार्च 2018। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। कोई ज़्यादा नाटक नहीं। पहला ट्रांजैक्शन बताओ, फाइनली आंसर चाहिए ऐड या लेस। अच्छा पहले ओपनिंग बैलेंस तो लिखवाई दो, बोलो ओपनिंग बैलेंस क्या है? जैसा बोलोगे बेटे वैसे लिखूंगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तुम सॉल्व करवा रहे हो, ठीक है। अब तुम गलत बोलो तो गलत लिख दूंगा, सही बोलो तो सही लिख दूंगा, ठीक है। हाँ, बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अमाउंट 575। इसी में कुछ आइटम ऐड करने हैं, इसी में से कुछ आइटम आपको लेस करने हैं, ठीक। ट्रांजैक्शन 1 पढ़ो बेटे, बताओ प्लस करना है माइनस करना है, कितने रुपए से प्लस कितने रुपए से माइनस? हाँ, अरे बाप रे, इनको तो स्क्रीन ही अधूरी दिख रही है बेचारों को। अरे डिसाइड हुआ क्या? अरे बताओ बेटे डिसाइड हुआ क्या? ऐड करना है, लेस करना है, ठीक है पक्का। ऐड करने वाले कितने लोग हैं बेटे? देखो अपने ऊपर एग्जाम कभी भी, हाथ नीचे हाथ नीचे। एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है, पढ़ाई से 30% काम आती है, 70% काम आता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, वजनदारी। अब तुम अपनी आंसर को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इंस्टीट्यूट वाले तुम्हारी आंसर शीट को लेके कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं? और तुम्हारी जो हैंडराइटिंग है ना वो सब बताती है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट होकर पेपर दे रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, कभी तुमने सोचा कैसे पता करेंगे? मान लो तुम्हारे पास में कोई 500 साल 1000 साल पुराना कोई पेपर आ जाता है, हालांकि 1000 साल पहले पेपर नहीं हुआ करता था, मान लेते, फिर भी 1000 साल पहले अगर पेपर आता, कोई 1000 साल पुराना तुम्हारे हाथ में पेपर आ गया, तो तुम कैसे पता करोगे कि उस समय के लोग लिखते समय लेफ्ट टू राइट लिखते थे कि राइट टू लेफ्ट लिखते थे? जैसे होता ना हिंदी अपन कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। इंग्लिश कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक। उर्दू लेकिन कैसे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट। पेपर को देख के कैसे पता करोगे कि उस जमाने के लोग लेफ्ट टू राइट लिखते थे या राइट टू लेफ्ट लिखते थे? स्पेस किधर रहेगा? स्पेस तो बेटे अपन ने अभी देना शुरू किया जब से अपन सोफिस्टिकेटेड हुए हैं। स्टार्टिंग का कवर रहेगा, बात सही है। तो भाई होता क्या है कि सीधा सीधा हिसाब किताब है, और इसका सबसे बड़ा बेंचमार्क ये होता है। एक बात बताओ, अगर तुम लेफ्ट साइड लिखोगे, पेज कम पड़ेगा, तो आखिरी में यहां पर जाके तुम्हारी हैंडराइटिंग बड़ी डेंस हो जाएगी। ऐसी होगा ना, कोई भी आदमी अगर लेफ्ट टू राइट लिख रहा है तो पहले तो कंफर्टेबल होकर ऐसे ऐसे लिखेगा, आराम से, सुंदर दिखना चाहिए, हैंडराइटिंग अच्छी बननी चाहिए। लेकिन पेज कम पड़ रहा है तो हैंडराइटिंग कहाँ पर जाके डेंस होगी? राइट कॉर्नर में जाके। लेकिन अगर मान लो कोई पेपर आता है जैसे इसमें लिखा हुआ है इस तरीके से, तो पूरा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आके हैंडराइटिंग बड़ी डेंस हो जाती है, तभी ऐसे डेंस हो जाती है। इसका मतलब वो कैसा लिखता होगा? राइट टू लेफ्ट लिखता होगा। तो आपकी हैंडराइटिंग सब बताती है बॉस कि तुम्हारी मेंटल कंडीशन क्या थी। चलो तुम अपने आप को याद करो
जब 12th का तुम एग्जाम दे रहे थे तो शुरू का पहला पेज बड़ा शानदार लिखा होगा तुमने, तुमको भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि अच्छा मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, माय गॉड। अपनी हैंडराइटिंग पे तुम कोई भरोसा नहीं हो रहा होगा उस समय। और आखिरी के आधे घंटे में तो तुमने बेटे ऐसा लिखा होगा कि अपनी हैंडराइटिंग तुम खुद ही पढ़ लो तो बहुत बड़ी बात है। आखिरी के आधे घंटे में यही हुआ था सबके साथ। अब कोई मुंह पे हाँ बोल दे तो ठीक है, अंदर से तो सब ये बोल रहे कि हाँ सर हुआ तो था, लेकिन बोलने कैसे पब्लिकली, ठीक है, बेइज्जती हो जाएगी। तो मुद्दा ये है, आखिरी के आधे घंटे में तुम्हारी हैंडराइटिंग देख के साथ समझ में आता कि हड़बड़ाहट में पेपर लिखा इसने। तो अगर तुमको तुम्हारे आंसर पे कॉन्फिडेंट नहीं है तो इंस्टीट्यूट वालों को तुम्हारी कॉपी देख के सब समझ में आ जाता है। तो सवाल मेरा कहने का मतलब ये है कि कितने लोग, ऐड करने का आंसर भी सही हो सकता है, लेस भी आंसर सही हो सकता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा आदमी अपने आंसर को लेके कितना कॉन्फिडेंट है। ऐड करने वाले कितने लोग हैं अब ये बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आंसर ऐड या लेस है, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5, बाकी सब लेस वाले होंगे फिर, क्योंकि बीच का तो कोई रास्ता है ही नहीं अपने पास। अरे बोलो ना हाँ या ना, ठीक है पक्का बेटे। मेरे हिसाब से ना तो ऐड होगा ना तो लेस होगा, फालतू का ट्रांजैक्शन है वो। यस, नलीफाई हो गया उसका इफेक्ट। देखो अच्छे से पढ़ो क्या हुआ है। अ चेक ऑफ ₹1080 क्रेडिटेड इन पासबुक, ऐसी था ना, पासबुक ऑन 28 March 2018 being dishonored is debited again in the passbook on 1st of April 2018। सोचो क्या हुआ होगा, सिर्फ इतना पढ़ के सोचो क्या हुआ होगा। पहले तुमने एक चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया होगा, बोलो ठीक। पहले एंट्री कहां बनी होगी, किस साइड, कितने से, 1080। चेक गया होगा बैंक वालों के पास में, बैंक वालों ने चेक लेते समय आपकी पासबुक को क्रेडिट करवा दिया 1080 से। अब आपके मन में सवाल जरूर उठ सकता है कि सर जब चेक का कलेक्शन आया ही नहीं तो बैंक वालों ने पासबुक को कहां क्रेडिट करवाया होगा। हो सकता है ना कि सर बैंक वाले तो पासबुक को तब क्रेडिट करवाएंगे ना जब चेक का फाइनली कलेक्शन आएगा, अभी थोड़े ना क्रेडिट करवाया होगा उन्होंने। बात तो सही है, लेकिन होता यह है कभी भी आप देखना कि अगर आप बैंक में कोई चेक डिपॉजिट करते हैं तो बैंक वाले उसी समय आपकी पासबुक को क्रेडिट कर देते हैं प्रोविजनल बेसिस पर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोविजनल बेसिस। ठीक, आप सब लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कब करवा लिया था सीए फाउंडेशन का? सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कब करवाया था? जून में पेपर देने वाले हो, यानी पक्की बात है अभी तो करवाया नहीं होगा, पहले से करवा के बैठे हो। कब करवाया था? लास्ट ईयर, मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा ही लिया होगा। इंस्टीट्यूट वालों ने तुम्हें कंफर्म रजिस्ट्रेशन दे दिया था या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया था? कंफर्म दे ही नहीं सकते क्योंकि तुम 12th पास ही नहीं हुए थे उस समय। तो इंस्टीट्यूट वालों ने कहा भाई रजिस्ट्रेशन ले लो, अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, और जब तुम्हारा 12th का रिजल्ट आ जाए और जब तुम 12th पास कर जाओ तो तुमको अपनी मार्कशीट जमा करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगा। ऐसे कई केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा लिया, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पढ़ाई भी शुरू कर दी, 12th का पेपर हो गया, 12th के पेपर के बाद में सीए फाउंडेशन पढ़ना शुरू कर दिया, सीए फाउंडेशन पास भी हो गया, 12th का रिजल्ट नेगेटिव आ गया। ऐसा भी हुआ है। हाँ, फिर जब 12th का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ना उसके बाद सीए फाउंडेशन का वो रिजल्ट एप्लीकेबल हो जाएगा तुम्हारा, मतलब तुमने सीए फाउंडेशन पास कर लिया ना, तो दोबारा सीए फाउंडेशन नहीं देना। लेकिन फिर जब तुम सप्लीमेंट्री का पेपर दोगे और तुम्हारी पास की मार्कशीट आएगी तब तुम्हारा परमानेंट रजिस्ट्रेशन माना जाएगा और उस दिन से तुम्हारा इंटरमीडिएट काउंट होना शुरू होगा। ऐसा भी हुआ है कई लोगों के साथ में। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में तुमको क्या मिला, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल गया, तुमको तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया, आया होगा ना WRO करके कुछ ऐसा कुछ आया था ना रजिस्ट्रेशन नंबर, और सबने बोला होगा बेटा इस रजिस्ट्रेशन नंबर को बिल्कुल जान से लगा के रखना, ये गुमना नहीं चाहिए, ये मिस नहीं होना चाहिए जिंदगी भर, अब तुम्हारे माथे पे यही नंबर लिख दिया जाएगा। ठीक है ना, ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ये इंटर के अंदर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन के आगे लिख दिया जाएगा इंटर या आई, मतलब कि CAI ऐसे करके लिख दिया जाएगा। फाइनल में भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहने वाला है। ठीक, बस उसके अंदर लिख दिया जाएगा CA फाइनल ऐसे करके कुछ लिख दिया जाएगा। फिर फाइनली ये रजिस्ट्रेशन नंबर से अगर तुम्हारा पीछा छूट गया तो कब छूटेगा? जिस दिन तुम CA बन जाओगे उस दिन। और ये ना हो कि जिस दिन तुम CA बन जाओ उस दिन तुम्हारा मेंबरशिप नंबर भी यही अलॉट कर दिया जाए तुमको। ठीक, तो इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ चिपक गया ये। लेकिन तुमको अभी तो मिला प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है ना, कंफर्म रजिस्ट्रेशन कह सकते हो तुम? नहीं कह सकते। तो वैसे ही बैंक वाले क्या करते हैं, जब आपसे चेक मिलता है तब आपकी पासबुक में क्रेडिट कर देंगे, लेकिन प्रोविजनल बेसिस पर। प्रोविजनल बेसिस पे क्रेडिट करने का मतलब यह है कि तुम्हारी पासबुक में क्रेडिट करवा दिया, तुम्हारी पासबुक के बैलेंस को बढ़ा दिया, लेकिन पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते आप अभी। कब तक?
जब तक कलेक्शन ना आ जाए तब तक। भले ही आपकी पासबुक में आपको बैलेंस दिख रहा होगा 10 लाख रुपए का, क्योंकि आपने अभी अभी 9,99,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट करवाए हो, और कल अगर तुम विड्रॉ करने पहुंच जाओगे ना तो दिखा देगा बैंक में इनसफिशिएंट फंड। फिर आप बोलोगे हैं क्रेडिट बैलेंस तो दिख रहा है 10 लाख का, इनसफिशिएंट फंड क्यों बता रहा है? फिर बोलोगे नहीं मैं बैंक वालों के ऊपर कोर्ट केस करूंगा या करूंगी क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे होने के बाद भी बैंक वाले बता रहे हैं इनसफिशिएंट फंड। बैंक वाले बोल देंगे भैया प्रोविजनल बेसिस पे क्रेडिट हुआ था, ठीक है। जब कलेक्शन आ जाएगा तब वो क्या होगा, परमानेंटली क्रेडिट होगा, उसके बाद आप अपने अकाउंट में से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इतना क्लियर है? एक्चुअली यही होता है। आगे बढ़े, ठीक है। तो आपने अपनी कैश बुक को क्या करवा दिया, डेबिट। बैंक वालों ने आपकी पासबुक को क्या करवा दिया, क्रेडिट। बाद में अगर ये चेक डिसऑनर हो गया तो फिर बैंक वालों को क्या करना पड़ेगा, जैसे प्रोविजनल बेसिस पे क्रेडिट करवाया था, बैंक वाले इसी को बाद में क्या करेंगे, पासबुक के अंदर क्या करवाएंगे, डेबिट 1080 से। अब जब बैंक वालों ने पासबुक के अंदर डेबिट करवाया है तो तुम्हारी ड्यूटी क्या बनती है, कैश बुक में क्या करवाओ, इसको क्रेडिट करवाओ। कितने से, 1080 से क्रेडिट करवाओ। ये होता है कंप्लीट साइकिल असल में किसी भी चेक का, ठीक। कायदे से अगर कोई भी चेक डिसऑनर होता है तो उसका कंप्लीट साइकिल ऐसा होता है। पहले चेक जाएगा, कैश बुक में भी डेबिट होगा, पासबुक में भी क्रेडिट होगा। फिर अगर चेक डिसऑनर हो गया तो पासबुक में दोबारा डेबिट होगा, फिर आपकी कैश बुक में दोबारा उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाके डिसऑनर की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब देखो किस समय क्या ट्रांजैक्शन हुआ। A check of ₹1080 credited in passbook on 28th March 2018। ये कह रहे पासबुक में क्रेडिट कब हो गया था, 28 मार्च को क्रेडिट हो गया था। यानी तुम्हारी कैश बुक में डेबिट भी कब हुआ होगा, या तो 28 मार्च या उसके पहले ही डेबिट कर दिया होगा तुमने। मैं 28 मार्च ही मान लेता हूं, चलेगा इतना। 28 मार्च के पहले आपको पार्टी से चेक मिला, आपने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, कैश बुक को डेबिट करवा दिया, पासबुक को क्रेडिट करवा दिया। डेबिट क्रेडिट कंप्लीटेड है, बोलो ना हाँ या ना, ठीक है सर। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ इसके बाद, चेक डिसऑनर हुआ, लेकिन किस डेट को डिसऑनर हुआ, 1 अप्रैल। तो क्या ये चेक आपका बीआरएस की डेट के पहले ही डिसऑनर हो गया या बीआरएस की डेट के बाद में डिसऑनर हुआ, बाद में। पासबुक भी आपकी 1 अप्रैल के बाद नहीं क्रेडिट होनी है, फिर तो पक्की बात है आफ्टर 1 अप्रैल। यानी इसको बेटे या तो मैं 1 अप्रैल मान लूं या आफ्टर 1 अप्रैल मान लूं, ऐसा माना जा सकता है। अब पहले दिन ही समझाया था, कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपकी बीआरएस की डेट के बाहर जा रहा हो उससे तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं है। तो जब तुम्हारा चेक ही 1 अप्रैल को डिसऑनर हुआ है तो पासबुक डेबिट हुई होगी क्या, 31 मार्च तक पासबुक डेबिट हुई थी, तो 31 मार्च तक अगर कैश बुक क्रेडिट भी नहीं हुई तो इसमें तुम्हारी कोई गलती है, तो इसका कुछ होना चाहिए। कहानी खत्म, ना तो डेबिट ना तो क्रेडिट, ना तो ऐड ना तो लेस। समझ में आया? इसीलिए डेट, तारीख, तारीख पे तारीख। डायलॉग सुना है वाला, सुना है ना, मिला क्या मिला, तारीख पे तारीख। तो बस हमारी अकाउंटेंट की जिंदगी बेटे तारीख पढ़ते पढ़ते और टाइम देखते देखते बीतती है। नहीं, रियलिटी है बॉस। जिस दिन तुम अभी तो तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या हासिल करने वाले हो, लेकिन आज से 3 साल, 3.5, 4 साल बाद जब तुम किसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब कर रहे होगे और हर महीने के शुरू में जब 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तुम्हारी सैलरी के नाम पे तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और फिर तुम अचानक अपने दोस्त से मिलते और उससे पूछते क्या कर रहे हो, बोलता बीकॉम कर रहा हूँ या एमकॉम कर रहा हूँ, तब तुमको समझ में आएगा कि अच्छा हुआ यार उस समय 4 साल पढ़ लिए थे अपन ने। ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आएगा से 4 साल 5 साल बाद। और बेटे उस समय क्या होगा मालूम है, तुम्हारा दोस्त पढ़ रहा होगा और तुम शाम को 5 बजे यार कब 6 बजेंगे, कब घर जाएंगे यार, फिर तुम सिर्फ घड़ी देख रहे होगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑनेस्टली साल में सिर्फ 3 महीने या 4 महीने काम करता है। 3 महीने और 4 महीने वो भी कौन से, वही बता देता हूं। एक तो मार्च के महीने में काम करता है वो, दूसरा अप्रैल के महीने में काम करता है, इसके बाद सितंबर के महीने में काम करता है और अक्टूबर के महीने में काम करता है। ईमानदारी से देखा जाए तो सिर्फ वो 4 महीने काम करता है। 8 महीने तो भाई के वर्ल्ड टूर ही लगते रहते हैं। ऑल इंडिया टूर लगेगा या तो वर्ल्ड टूर लगेगा। अब पहला बेटे अपन फॉरेन ट्रिप मारते कहां पे, नेपाल। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद मैं जा रहा हूं फॉरेन ट्रिप पे, बोले कहां, तो बोले नेपाल। ठीक है, फिर नेपाल के बाद अपना अगला कदम पड़ता अंडमान निकोबार जाएंगी। ठीक है, बड़ा शौक आता लोगों को अंडमान निकोबार जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर और जब सैलरी बढ़ जाती तो फिर अपना अगला ट्रिप लगता बाली, हांगकांग, फुकेट और ये और वो, फिर जाना चालू करते हैं। ठीक है, 10-15 साल के बाद तो ऐसा है कि यार बहुत तो घूम लिया, अब घूमना फिरना बंद, अब जितने पैसे हैं सब अकाउंट में जाने दो, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए बेटे तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी जिंदगी में। डेट के साथ में कोई खिलवाड़ ना किया जाए। समझ में आ गई बात? एवरी टाइम यू शुड फोकस ऑन द डेट।
तो बेटे पहले ट्रांजैक्शन का कुछ करना है क्या? नहीं सर, ना तो डेबिट करना है और ना तो क्रेडिट करना है, ठीक है। प्रिंस अग्रवाल, हाँ बेटे क्या लिखा है? अर्जेंट हेल्प। बेटे अर्जेंट हेल्प मांग रहा है, जल्दी जल्दी करना है तुम लोगों को हेल्प, ठीक है। हाँ मैं CSET की रजिस्ट्रेशन कर रहा था, सारा प्रोसेस हो गया, बस फीस की पेमेंट रह गई, तो वो फेल हो गई और सेशन क्लोज हो गया। आई हैव यूनिक ID, प्लीज हेल्प मी। बेटा क्लास चल रही है CA फाउंडेशन की, पूरे बैठे इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब उनको CSET का क्या मालूम रे बेटा, ठीक है। आगे चलो, हाँ आगे चलो फिर। पॉइंट नंबर 2, जल्दी बताओ, ऐड करना है कि लेस करना है? पक्का ऐड करना है, डिसाइड कर लिया सबने? देख लो, ऐड करना है, करवा दूं ऐड? मैं ना पढ़ रहा हूं ना मैं अपना दिमाग लगा रहा हूं, जैसा तुम बोलोगे वैसा कर दूंगा मैं। ऐड कर दूं? कितने ऐड करना है बताओ, और रीजन बताओ, अमाउंट बताओ पहले। 2800 ऐड करना है, रीजन बताओ। अच्छा डायरेक्ट कलेक्शन था क्या? हाँ अच्छा, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड, यानी कुल मिला के रीजन यही बनेगा, ठीक है। हाँ तो लिखो बेटे रीजन में इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड। अगले ट्रांजैक्शन का बताओ बेटे, ऐड करवा दूं कि लेस करवा दूं? एक दो तीन चार पाँच 6 से 7 लोगों ने आंसर दिए, ऐड करवाओ। बाकियों का तो कोई 8 लोग हो गए, चलो इतने लोग क्लास में बैठे लेकिन सिर्फ 8 लोगों ने आंसर दिए हैं। हाँ लेस करना है, कितना लेस करना है? 7500, पक्का? कौन सा था? 20,500 कैश आउट ऑफ 20 पेड इन कैश चेक एंड कैश चेक अमाउंट 7 कलेक्टेड एंड 7th अप्रैल, ठीक है। डेबिट हो गया, क्रेडिट नहीं हुआ, क्रेडिट करवाना पड़ेगा कितना? 7500 स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है, लेस करवाओगे 7500। रीजन क्या लिखूं? चेक डिपॉजिट। बेटे नरेशन बोलते जाओ, नहीं तो बाद में एग्जाम में सोचने में टाइम बर्बाद करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड। हाँ अगला ट्रांजैक्शन बताओ क्या करना है? 4th का। फोर्थ का बताएं बेटे, ऐड करना है कि लेस करना है? बेटे ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट हैं वो अपने आंसर के आगे पॉइंट नंबर भी लिखें। अगर आप ऐड कहते हैं सेकंड पॉइंट के लिए तो लिखें 2 ऐड, और थर्ड पॉइंट के लिए अगर आप कहते हैं ऐड करना है तो लिखें 3 ऐड, या थर्ड पॉइंट के लिए कहते हैं लेस करना है तो लिखें वहां पे 3 लेस। ऐसा आंसर दे बेटे तो डिस्क्रिमिनेट करना आसान हो जाएगा। क्या करना है थर्ड पॉइंट का? ऐड करना है। कितना ऐड करवा दूं? 2500 ऐड करवा दूं, पक्का? 20,500 पेड इन बाय मिसेज रानी इन कैश एंड चेक। पेड इन का मतलब क्या होता है? डिपॉजिटेड। तो बेटे कैश बुक में जब आपने 20,500 डिपॉजिट किया होगा तो क्या किया होगा? डेबिट। इसको क्या होना था पासबुक में? क्रेडिट। कितने से? 20,500 से क्रेडिट होना था, लेकिन इनका ये है ना, हाँ अच्छा ये नीचे वाला ट्रांजेक्शन है क्या? ओके ओके, 7,800 है क्या ड्रॉन? अच्छा ड्रॉन है तो फिर क्या किया होगा? क्रेडिट। A check of rupees 2,500 was encased on 3rd of April 2018। इसमें से 2,500 का जो चेक है वो हमारे BRS की डेट के बाद में प्रेजेंट हुआ है, तो जो इफेक्ट आएगा 2,500 का ही आएगा। पासबुक डेबिट होनी थी, नहीं हुई है, BRS को डेबिट कराओगे, स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है तो ऐड करना पड़ेगा 2,500। रीजन बताओ क्या लिखना है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताओ, ये कौन सा था? थर्ड था ना? फोर्थ था, फोर्थ हो गया ना? फिफ्थ ट्रांजेक्शन। लो बेटे फिफ्थ ट्रांजेक्शन बताओ, ऐड करना है कि लेस करना है? Banker seems to have given her wrong credit of rupees 500 paid in by her in account number 8765। सर ये मामला क्या है भाई? मिस रानी ने, मिस रानी है मिसेज रानी है, क्या है नाम? इज्जत से लेना पड़ेगा ना बस। अच्छा मिसेस रानी ने बैंक में 2 अकाउंट ओपन किए होंगे। एक बैंक अकाउंट का नंबर क्या? 5678, और दूसरे बैंक अकाउंट का नंबर क्या? 8765। अब यहां पर इन्होंने
चेक जमा करवाया होगा किसमें, क्या लिखा है, बैंकर सीम्स टू हैव गिवन हर हियर रॉन्ग क्रेडिट। रॉन्ग क्रेडिट का मतलब गलती से क्रेडिट हो गया होगा। हियर का मतलब कौन से अकाउंट की बात हो रही है, 5678 या 8756 जो भी होगा, 5678 के अकाउंट में गलती से क्रेडिट हो गया, यही मतलब निकाला जाएगा इसका। कितने रुपए, 500। अब ये क्यों गलती हो गई, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, पेड इन बाय हर इन अकाउंट नंबर 8765, यानी उन्होंने चेक कहां डिपॉजिट करवाया था, 8765 के अकाउंट में चेक उन्होंने क्या करवाया था, डिपॉजिट। तो 8765 की पासबुक में क्रेडिट करो ना भैया, इन्होंने कहां क्रेडिट कर दिया, 5678 की पासबुक में क्रेडिट कर दिया, ऐसा ही हुआ है ना। हाँ, तो ठीक करने के लिए क्या करोगे, हमारी पासबुक गलती से क्रेडिट हो गई, तो ठीक करने के लिए क्या करना है, डेबिट। तो अभी बेटे मैंने यहां से लेके यहां तक पहला ही ट्रांजैक्शन पढ़ा है बस, ठीक है ना। अगले ट्रांजैक्शन में मैं अभी तक नहीं गया हूं, ठीक है, ओके, इसको मिटा देता हूं। इतने ट्रांजैक्शन के हिसाब से 500 रुपीज को क्या करना है, ऐड करना है, लेस करना है, ऐड करवा दो। लिख दो बेटे यहां पे रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्गली या एरोनियसली जैसा भी लिखना है, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। अगले ट्रांजैक्शन का क्या करना है ये बताओ, उल्टा यहां पे लिख दो, उल्टा। हाँ, तो ऐसा बताना, लेस करना है। हाँ, कितने लेस करना है, 300 लेस करना है, रीजन बताओ, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। ओके, डन। अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो और बताओ ऐड करना है कि लेस करना है, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, लेस करना है, पक्का, कंफर्म। कितने रुपए से, 1000 रुपए से। रीजन बताओ क्या लिखना है, दोस्त दोस्त ना रहा। पासबुक में ओमिटेड कैसे हो सकता है, अ चेक ऑफ ₹1000 एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड है ना। हाँ, वही तो, ओमिटेड टू बी बैंक्ड है, तो पासबुक में गलती थोड़ी ना हुई है, तुम बैंक में चेक कराना भूल जाओगे तो पासबुक में गलती थोड़ी ना मानी जाएगी। इन्होंने क्या लिखा है, ओमिटेड टू बी बैंक्ड, यानी आपने अपना चेक लिया पार्टी से, अपने बैंक कॉलम में डेबिट भी करवाया, लेकिन चेक आपने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, यानी आपने क्रेडिट ही नहीं हुआ ना पासबुक में, क्योंकि जब चेक डिपॉजिट ही नहीं होगा तो क्रेडिट कैसे होगा। तो बीआरएस में क्रेडिट करवाना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस से तो लेस होगा वहां तक, ठीक है, लेकिन रीजन क्या होगा, चेक डिपॉजिटेड भी नहीं, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, बराबर है। हाँ, तो लिखो बेटे यहां पर रीजन, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड, ऐसा लिखना, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। आगे बढ़ जाए, ठीक है। अगला बताओ, अगले ट्रांजेक्शन, मैं तो क्वेश्चन भी नहीं खोलूंगा, भाग, मैं क्यों खोलूं। हाँ, बताओ अगले ट्रांजैक्शन का क्या करना है, ऐड करना है, लेस करना है। कुछ नहीं करेंगे, देखना पड़ेगा यार। बिल्स, हाँ, तो मैं भी देख लेता हूँ ना एक बार। 6 अपन कौन 7 पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। Bills receivable of ₹5,200 previously discounted, discount of ₹200 with the bank has been dishonored, but the advice was received on 1st April 2018। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, क्यों सर, क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन मिली 1 अप्रैल 2018 को, यही कहना है ना तुम्हारा, ठीक है। एक बात बताओ, 1 अप्रैल को अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन मिली है तो बेटे बिल जो डिसऑनर हुआ होगा 1 अप्रैल को ही डिसऑनर हुआ होगा या डिसऑनर पहले हो गया होगा। तो इन्फॉर्मेशन लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि बैंक वालों की जिम्मेदारी, घर आके बताएंगे तुम्हारा बिल डिसऑनर हो गया है। अरे बात समझ में आ गई। हाँ, तो इन्फॉर्मेशन तुमको लेट मिली, ये बोलने का मतलब ये है कि भैया 31 मार्च तक तुमको तुम्हारी कैश बुक में जो एंट्री करनी थी वो नहीं करी तुमने, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बिल डिसऑनर भी तुम्हारा 1 अप्रैल को हुआ है। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, अब बिल रिसीवेबल ऑफ ₹5,200, आपने बिल ड्रॉ किया होगा, आपके डेटर ने एक्सेप्टेंस दी होगी, आपने अपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया, इतना ठीक है। ये कह रहे हैं डिस्काउंट चार्जेस 200 विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड, यानी बिल तो डिसऑनर हो गया, कोई डेट लिखी है क्या, तो क्या मानोगे कब डिसऑनर हुआ, 31 मार्च के पहले की बाद में, पहले ही, यही मानना पड़ेगा। तो यहां पर डिसऑनर तो तुम्हारा 31 मार्च के पहले ही हो गया था, लेकिन यहां पे लिखा है एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, इसका मतलब ये कि इंफॉर्मेशन तुमको 1 अप्रैल को मिली,
तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि 31 मार्च के पहले बिल डिसऑनर हो गया था, लेकिन आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए आपको कैश बुक में जो क्रेडिट करना था वो क्रेडिट आपने नहीं किया। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? ठीक सर लेकिन फिर पॉइंट नंबर 1 के अंदर हमारा डाउट पैदा हो गया दोबारा। मैंने कहा कैसे पैदा हो गया सर? पॉइंट नंबर 1 में भी तो ऐसे लिखा हुआ था बेटे। पॉइंट नंबर 1 की लैंग्वेज और पॉइंट नंबर कौन सा 7 है? नहीं, हाँ, पॉइंट नंबर 7 की लैंग्वेज में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छे से देखो क्या लिखा है पॉइंट नंबर 1 में। A check of rupees 1080 credited in passbook on 28th March, डेट के साथ बताया था इन्होंने। और फिर क्या लिखा था? Being dishonored and debited again in passbook on 1st April 2018। वहां पर तो पासबुक ही किस डेट को डेबिट हुई थी? 1st अप्रैल को। यहां पे कोई डेट लिखी है तो अज्यूम करोगे जो ट्रांजैक्शन है वो कब हुए हैं? 31 मार्च के पहले। तो डिपॉजिट भी 31 मार्च के पहले हुआ, तो डिसऑनर भी तो 31 मार्च के पहले हुआ, ऐसे ही मानना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन 1 अप्रैल को आई, तो जब 31 मार्च को तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, तो आपने अपनी कैश बुक को क्रेडिट करवाया होगा क्या? तो इनडायरेक्टली बेटे इस लाइन के थ्रू ये बताना चाहते हैं नॉट क्रेडिटेड इन योर कैश बुक। समझ में आई बात? तो बताओ अब क्या करना है? लेस करना है। कितना लेस करा दूं? 5000। बिल कितने का था? 5200 का था ना, ठीक है। 5200 रुपीज लेस होंगे। रीजन बताओ क्या लिखना है? बिल्स या तो ऐसा लिख दो बेटे, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ऐसा बिल भी लिखोगे तो भी चलेगा। बिल्स डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड, बिल्स डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड। आगे बढ़े। अगले ट्रांजैक्शन का क्या करना है बताओ जल्दी? ऐड करना है पक्का? कितने रुपए ऐड करवा दूं? 175। बिल ऑफ रुपीज 10,000 वॉज रिसीव्ड पेड बाय द बैंक अंडर रीबेट ऑफ 175। ओके, बैंक वालों ने आपके बिल्स एक्सेप्टेंस का या बिल्स पेएबल का पेमेंट किया 175 का रीबेट काट कर, यानी पेमेंट कितने का हुआ होगा? 9,825 का, ऐसे ही हुआ होगा ना। पेमेंट किया बैंक वालों ने 9,825 का पेमेंट किया होगा, तो आपकी पासबुक 9,825 से क्रेडिट हुई है, तो कैश बुक को 9,825 से डेबिट होना था। आगे क्या हुआ है? बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अच्छा, उसने 10,000 पूरा क्रेडिट कर दिया, ऐसा ही है ना। तो 125 से ओवर क्रेडिटेड है, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। 125 ही है ना, 175 सॉरी, 175 से ओवर क्रेडिटेड है, ठीक करने के लिए डेबिट करोगे। स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है, ऐड करा दो 175। बोलो क्या लिखना है? लिख सकते हैं रीबेट, या तो फिर यहां पे लिख दूं रॉन्गली फुल अमाउंट ऑफ बिल, रॉन्गली फुल अमाउंट ऑफ बिल रिकॉर्डेड। आगे बढ़ जाए? आगे चलो फिर। अगले ट्रांजैक्शन का क्या करना है बेटे बताओ? 8th भी हो गया, 7th भी हो गया, 6th भी हो गया, 9th ऐड करना है। करवा दूं ऐड? कितना ऐड करना है? 2400। रीजन क्या लिखना है बताओ? चेक, अच्छा, चेक डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसा ही है ना। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वर्ड अक्सर कैश बुक के लिए यूज होता है। ठीक है, लो बेटे, जितना ऐड करवाना है उतना ऐड करवाओ, जितना लेस करवाना है उतना लेस करवाओ। फाइनली आंसर बताओ कितना आएगा? ऐड कितना करवाना है इसमें? 8,375 ऐड कराओगे लेस कराने के लिए। 7 और 1 8, 8 और 5 13, 14,000। आंसर बेटे पॉजिटिव आएगा, मेरे हिसाब से पॉजिटिव आएगा, मतलब नेचर ऑफ बैलेंस भी सेम रहेगा। तो ये आएगा बेटे बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। और ये भी होगा तुम्हारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस, और पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब होगा, अच्छा कैश बुक आएगा ना, सॉरी, बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस। कितना है? 27,950। डन हो गया सबका? बीआरएस खत्म, कल से नया टॉपिक शुरू होगा। अच्छा कल तो छुट्टी है ना? मेरी छुट्टी है, मोस्टली का नहीं, अपन अपनी बात करते हैं बस, ठीक है ना। हाँ, कल बेटे आप लोगों की छुट्टी रहेगी, मेरी तरफ से मेरी क्लास नहीं होगी कल। अच्छा तो सर मेरे पहले किसकी? वैभव सर की क्लास होती है ना, वो तो अटेंड करने आओगे? फिर मेरी क्लास के 2 घंटे का क्या करोगे?
अच्छा वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वेरी गुड। उसके बाद में किसकी क्लास है? इकोनॉमिक्स, पवन सर वो भी गायब, वो दीपेश सर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद में किसकी क्लास होती है? उसके बाद सौमिल सर, वो भी गायब। उसके बाद सब, हाँ। तो बस बेटे एक काम करना, मैंने तुमको गूगल ड्राइव का एक फोल्डर शेयर किया है, उसमें एक फोल्डर में क्लास नोट्स थे और एक फोल्डर टेस्ट पेपर का है। चुपचाप बेटे कल 11-12 बजे के आसपास अपना टेस्ट पेपर वाला फोल्डर देख लेना, ठीक है? अच्छा, हाँ, जर्नल एंट्री से लेकर बीआरएस तक कुछ भी रहेगा उस पे टॉपिक में, ठीक है ना? अब क्योंकि अब जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग और कैश बुक और सब्सिडरी बुक, अब इनसे डरने की तो कोई बात मेरे को समझ में आती नहीं है। अब इनसे भी डरोगे तो फिर काम कैसे चलेगा, ठीक है? तो जर्नल एंट्री से लेके बीआरएस तक, ठीक है? यानी पहली बता दो तुमको टेस्ट पेपर का कंटेंट, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ठीक है, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, उसके बाद में रेक्टिफिकेशन, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड बीआरएस, ठीक है? ये 7 चैप्टर रहेंगे आपके टेस्ट पेपर में, इतना ठीक है? तो कल बेटे जो आपको मैंने गूगल ड्राइव का फोल्डर शेयर किया है, उस गूगल ड्राइव के फोल्डर में टेस्ट पेपर वाले फोल्डर में जाएं। लगभग बेटे 11 बजे के आसपास उसमें टेस्ट पेपर अपलोड होगा, ठीक? हालांकि उसमें मार्क्स भी लिखे होंगे और टाइम भी लिखा होगा, लेकिन टाइम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अभी रेलिवेंट नहीं है। थोड़ा सा अगर उस पेपर को सॉल्व करने में ज़्यादा समय भी लग जाता है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पहला पेपर है, पेपर के हिसाब से अपने आप को सेट करने में 1-2 पेपर का टाइम लगता ही है। एकदम से मैं बोलूं कि पहले दिन से तुम्हारा एग्जाम के हिसाब से परफॉर्मेंस आ जाएगा तो ऐसा नहीं होता है। 1-2-3 पेपर लिखते तक तो टाइम मैनेजमेंट सीखते ही हैं अपन, कि भाई टाइम ज़्यादा लग रहा है, फिर दूसरे पेपर में अपने आप को और बेटर करोगे, तीसरे पेपर में और अपने आप को बेटर करोगे। इसलिए 2-3 पेपर तक टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। 2-3 पेपर तक सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है कि जो क्वेश्चन पेपर आया है वो बनना पूरा चाहिए, इतना ठीक है? और उसके बाद 11 बजे के आसपास क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा। क्वेश्चन पेपर अपलोड होने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास उसी फोल्डर में सजेस्टेड आंसर भी अपलोड होगा। तो 2 चीजें मिल जाएंगी आपको। क्या क्या मिल जाएगा? एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और दूसरा क्या मिल जाएगा? सजेस्टेड आंसर आपको मिल जाएगा उसके अंदर, इतना ठीक है? तो 3 बजे के आसपास जब सजेस्टेड आंसर अपलोड होगा तो फिर आपको अपने आंसर शीट को सजेस्टेड आंसर से मैच करके देखना है, ठीक? सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे या थ्योरी के भी रहेंगे, प्रैक्टिकल भी रहेंगे। फॉर्मेट लगभग मैं वही रखने की कोशिश करूंगा जो आपका एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना? ताकि एग्जाम के फॉर्मेट के हिसाब से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर पढ़ने की भी आदत हो जाए और आंसर लिखने की भी आदत हो जाए। दूसरी चीज, वैल्यूएशन आपको यहाँ पर खुद करनी है ताकि आपको खुद पता चले कि आप कितनी गलतियां करते हैं। और आदमी जब अपनी खुद की गलती नहीं ढूंढ सकता तो फिर अपनी गलतियों को ठीक भी नहीं कर सकता। आदमी के अंदर कुछ तो एक ऐसी फीलिंग आने चाहिए कि अरे यार ये तो सही होना था, गलत हो गया। अपने आप को जब तक खुद नहीं धिक्कारोगे, अपने आप को खुद अगर खुद नहीं डांटोगे तो दुनिया की किसी डांट माट का फर्क तुमको पड़ने वाला नहीं है, इतना ठीक है? तो 3 बजे के आसपास सजेस्टेड आंसर मिलेगा। अपने आंसर से सजेस्टेड आंसर को कंपेयर करना है, लेकिन पेपर ईमानदारी से लिखना है। मैं पहली बता दूं बेटे, जितना तुम क्लास के अंदर बैठ के सीख रहे हो, समझ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 60% है। यानी अगर आप डेली बेसिस पे क्लास अटेंड करते हैं तो आपको 100 में से 60 मार्क्स अकाउंट में मिल जाएंगे। इसको तो मैं तुमको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देता हूं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 60 के ऊपर जाना है तब आखिरी में 60 के बाद जो भी प्लस होना है वो तुम्हारे टेस्ट पेपर ही प्लस कराएंगे। अभी से लिखने की आदत डाल लोगे टेस्ट पेपर को तो टाइम मैनेजमेंट भी सही हो जाएगा। टेस्ट पेपर के अंदर कहाँ आड़े तिरछे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अपने आप को कैसे संभालना है साइकोलॉजिकली वो भी तुमको समझ में आ जाएगा। बेस्ट ऑप्शन तो यही होगा कि अगर आप अपने टेस्ट पेपर को यहीं पर बैठ के सॉल्व करें, जो फेस टू फेस अटेंड कर रहे हैं क्लास, यहीं पर बैठ के सॉल्व करें तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है कि यहीं बैठ के सॉल्व करना है, इतना ठीक है? टेस्ट पेपर में कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, समझ में नहीं आता है, कोई डाउट अगर आता है तो उसको हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको क्लास के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, उसको क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, इतना ठीक है? तो इसीलिए कहाँ डाउट है, कैसा है, उसको आप अपना निकाल लें, फिर हम उसके ऊपर अलग से बात कर लेंगे। तो अगली क्लास लगेगी मेरी मंडे को, नया टॉपिक शुरू करेंगे। नया टॉपिक होगा आपका डेप्रिसिएशन। नोट्स मैंने गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिए हैं, ठीक है? डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवाना चाहें तो निकलवा लें आप लोग, ठीक? बाय बाय। क्या देखिए यार,